सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना, 27वीं आईनी तरमीम, फील्ड मार्शल फॉर लाइफ, आसिफ अली जरदारी इम्यूनिटी नहीं, ये सारा कुछ अभी स्टेज पे कर रहे हैं। ये क्या सोच के कर रहे हैं, इनकी असम्पशंस क्या है और होना क्या है? ये एश्योरेंस की जा सकती है कि फला बंदा जो है फॉर द लाइफ टाइम इम्यूनिटी की सूरत हाल में जाए और आइंदा दुनिया नहीं बदलेगी, ये लोग नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ा हीरो जिसने दो इन सुपर पावर्स को शिकस्त दी थी, खालिद बिन वलीद थे, जिन्होंने ईरान को और उसको रोम को दी थी, उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं दी गई। शरफ आए, अब्दुल हक आए, या उससे पहले वो आए, क्या नाम है, अयूब खान, वो यही कहते हैं जी आप लोकल गवर्नमेंट रखो, ऊपर वाला मत छोड़ दो। ऊपर फौज के लिए, जर्नलों के लिए, जी। पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार दो खानदान हैं सियासी तौर पर अगर कहा जाए तो। फौज के आगे सरेंडर भी इन दोनों खानदानों ने किया है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेसी को भी पॉलिटिसाइज उन्होंने किया, नवाज शरीफ का खानदान और जरदारी का, और उस अथॉरिटी को इस्तेमाल किया ब्यूरोक्रेसी को करप्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर जो इनहेरेंट इसका जो फॉल्ट मैंने आपको बताऊं, वो फॉल्ट शुरू हुआ है 1950 के अंदर, और वो बड़ा खौफनाक फॉल्ट है। एक रिपोर्ट है उसके बारे में, अयूब खान के बारे में, कि एक 6 फुट 2 इंच का बंदा है, ये बहुत अच्छा है, ये अमेरिका से ज्यादा अपने आप को अमेरिकन समझता है। लाहौर में जब पहला मार्शल लगा तो उन्होंने कहा बंदे मारो, तो बंदे मारने शुरू करते। जनरल आजम वॉज इंचार्ज। जनरल आजम ने जो कत्ले आम किया लाहौर में, वो कितना बड़ा था? अयूब खान कहता मुझे एक्सटेंशन लेके, अब वो लिखता ये है कि सिकंदर मिर्जा जो है ना, ये मुझे कहता था यार पार्टनर तू मतलब फिक्र न कर, एक्सटेंशन तेरी हो गई। और ऊपर वजीर आजम चूंकि हर 6 महीने में बदल रहे थे, तो उनको कहते थे अयूब खान को भी एक्सटेंशन चाहिए थी। हाँ, एक्सटेंशन तो चाहिए थी, एक्सटेंशन तो मुस्तकिल रहता है सर, ये अब हाल निकल रहा है ना एक्सटेंशन का। तो पाकिस्तान के अंदर कहीं पर ये ख्याल नहीं होता था कि हिंदुस्तान हमसे आगे जा रहा है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या वजह है यहाँ पे उस तरह की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी? लिखता है कि मुझे अयूब खान ने भेजा कि अगर तुम लोग अलहदा हो जाओ तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? किताब का नाम है अगर तुम लोग अलग हो जाओ तो हमें कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं, हम उसको एमिकेबली तय कर लेते। एमिकेबली का लफ्ज़ है उसके मैंने 2-3 दफा ये चैलेंज किया है कि मुझे 1 महीना दे दें, सिर्फ एक शर्त क्यों, कि मेरा कोई फैसला डिफाई नहीं किया जाए, और अगर पुलिस्तान में अमन ना हो जाए तो मेरे डी चौक पे फांसी दे। हमने रियासत को बनाया हुआ बदमाश का डेरा, कि मेरी 1 मार के गया, मैं 10 नहीं मारूंगा तब नहीं रुका। ये क्यों लोगों के घर उजड़े हैं? कोर कमांडर हाउस चूंकि इस तरह उजड़ा है तो हर एक का घर उजाड़ा जाएगा, तब हमें तसल्ली होगी। अमेरिका के कहने के ऊपर आज तो स्लैग हैरिसन वगैरह भी कहते हैं ना कि भुट्टो ने माना, उसने लिखा है ना कि मैंने शाह ईरान के कहने पर बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया। सो भुट्टो को हटाना जो था वो अमेरिका का मंशा था। ये जो पॉपुलर लीडरशिप है ना, ये कभी भी अमेरिका को। इमरान खान का मसला क्या है? इमरान खान इज पॉपुलर। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी रही है कि अगर इसको ठीक करना चाहें तो समझ नहीं आती वेयर टू स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज मुझे पाकिस्तान लाहौर से एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन कर रही है, औरिया मकबूल जान, जिन्हें मैं बहुत महीनों से उनसे बात करना चाह रहा था। और इन सबको मैं समझता हूँ कि वो एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है, जो कभी फाउंटेन हाउस में साइकोथेरेपिस्ट भी रहे, पाकिस्तान की सियासत को शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से बहुत करीब से देखा, पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट रहे, पाकिस्तान के डिस्टर्ब प्रोविंस बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया, सिविल सर्विसेज के बाद फिर कॉलमनिस्ट रहे, फिर एक शायर रहे, फिर एक मुसन्नफ़ रहे, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न में एंकर रहे, फिर प्ले राइट रहे, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए उन्होंने ड्रामे लिखे, उन्होंने प्रोड्यूस किया। एक मुसलमान, एक जज्बाती मुसलमान जो इस अपने जज्बात की वजह से मुसीबतों का शिकार रहे, और पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जो जंग है और जो ज़ालिम है उसे उन्होंने चैलेंज किया और बहुत मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। और या मकबूल जान साहब, मुझे वक्त निकालने का मेरे लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आपकी इनायत, आपकी मोहब्बत, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप इतने दूर से मुझे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं खुद भी वैसे तो अरसे से बताऊं, मैं नहीं, मेरी पूरा पूरा घर जो है ना, आपको मेरे बच्चे, मेरी वाइफ आपको बहुत इन्हिमाक से सुनते हैं। अच्छा। जी जी, और बहुत मेरी और मुझे रेफर करते हैं। आज तुमने सुना तो मैं, बहुत सच्ची बात है, मेरे लिए बड़ा एजाज है कि आप मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने। और साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, यू वेरी काइंड। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ।
अब मेरी बीवी भी सुनेगी और यकीनन उसकी तस्दीक करेगी। अच्छा, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जब से आप 2024 के आखिर में जेल से निकले, मेरी कोशिश थी कि आपके साथ एक नशिस्त जो है वो की जाए, लेकिन हम मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बात नहीं कर सके। और मैं आपसे पाकिस्तान की सियासत का और आपकी अपनी ज़िंदगी के सफ़र को समझना चाहता हूँ। बदकिस्मती से हमारी ये बात एक ऐसे दिन में हो रही है जब हम एक बार फिर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म किया जा रहा है, उसकी जगह एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है, और एक आर्मी के सिटिंग जनरल जो हैं उनको पूरी उम्र के लिए उनको यूनिफॉर्म जो है वो पहना दिया गया है। साथ ही सदर को इम्यूनिटी दे दी गई है कि ताहयात जो हैं सदर आसिफ अली सरदारी के ख़िलाफ़ कोई केस जो है नहीं आ सकेगा। क्या ये चीज़ जो हम इस वक्त देख रहे हैं, और ये सब आप 1970 की दिहाई से पाकिस्तानी सियासत को देख रहे हैं, क्या ये एक एबरेशन और एबनॉर्मेलिटी है, या ये चीज़ पाकिस्तान की सियासत की नॉर्म है और रेगुलरिटी है? नहीं, नॉर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जैसे कहते हैं लैंडस्लाइडिंग जब होती है ना, पाकिस्तान में एक लैंडस्लाइडिंग शुरू हुई है, वो शुरू हो गई थी 1950 ऑनवर्ड शुरू हो गई थी। तो वो लैंडस्लाइडिंग आखिर में आपको पता है कि पहाड़ पूरी तरह फिर collapse करता है। इस हम्म। वक्त तो collapse कर रहा है मुकम्मल तौर पर, पूरा सिस्टम तकरीबन तकरीबन collapse हो चुका हुआ है। अब इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते अनलेस कि अब बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाए किसी न किसी तौर पे। आपका कोई इंस्टीट्यूशन इस काबिल नहीं रह गया कि उसको थोड़ा सा खड़ा किया जा सके। आप अंदाजा करें कि आपने बात की है ये जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी का, मतलब आप दुनिया में, आप जब अमेरिका में हैं, चलो बाकी छोड़ो, दुनिया के किसी छोटे से छोटे मुल्क के अंदर भी कभी लाइफ टाइम इम्यूनिटी अगर किसी ने मांगी भी नहीं होगी ना, तो तब भी लोग हंसे होंगे कि ये कैसे हो सर, सकता है। मांगी भी नहीं है किसी ने, मैंने थोड़ी सी नहीं रिसर्च की मांगी। है कि किसी ने मांगी भी नहीं है आज तक। आप अंदाजा करें कि सारे कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे बड़ा हीरो जिसने दो इन सुपर पावर्स को शिकस्त दी थी, खालिद बिन वलीद थे, जिन्होंने ईरान को और उसको रोम को दी थी। उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं दी गई। उन हम्म। पे बकायदा मुकदमा भी चला, बकायदा उनको बताया गया कि तुम्हारे ये कसूर है, ये कसूर है। उनको माजूल भी किया गया, उनको उनकी उनकी जो से बकायदा जंग से बुला लिया गया, सिपहसालारी से माजूल किया गया, उनको नहीं मिली। हम्म। और अब सोचें कि ये अब आज हमें समझ नहीं आती कि ये कैसा है। अच्छा, हम मुझे कल एक साहब कह रहे थे कि ये सिल्वर लाइनिंग है, कि ये जो आइन के दरमियान रास्ता निकाल रहे हैं, ये सिल्वर लाइनिंग है, हम भी आइन को बदल देंगे। सिल्वर मैं लाइनिंग है? किस किस्म की सिल्वर लाइनिंग है? मैं ऐसे एक वकील साहब हैं, और फैसल में नाम ले लेता हूँ, उन्होंने वो जो उनके वो वकील थे फैसल सिद्दीकी, वो अच्छा। किसी जगह कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई सिल्वर लाइनिंग क्या, पहले वो समझते थे कि हम जबरदस्ती आ जाएंगे क्योंकि लोग यहाँ बोलने वाले हैं, इसलिए हम मार्शल लॉ लगाते हैं। हाँ। अब उनके बोलने वाले तो हमारे हमने हमने टेम टेम कर लिए ना। वो टेमिंग का शुरू वाले जो बात है ना, हाँ। वो हो गई ना। अब तो सारे के सारे उनके सामने बैठे हुए हैं, सर झुकाए हुए मुकम्मल तौर पर सरेंडर। तुम ये किताब, और मुझे समझ नहीं आती कि इनको अगर ये कह दिया जाए कि ये जो कुरान की ये आयत जो है आइंदा से एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये हाँ। हदीसें, तो वो उसका बिल भी पास कर देंगे इनके लिए, कम से खुदा ना खास्ता। कम, खुदा ना खास्ता। ठीक बात है। अच्छा, नहीं, लेकिन आपने दो तीन बहुत सी चीज़ें कह दी हैं आपने। मैं दरम्यान में सोच रहा था जब आप ये कह रहे थे कि 1900, ये जो लैंडस्लाइड है, ये प्रोसेस 1950 की दिहाई से शुरू हो गया था, और ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल एक आखिरी किस्म की स्टेज आ गई है। तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि आप तो 3 बरस के लिए फाउंटेन हाउस लाहौर के इदारे के साथ एक साइकोथेरेपिस्ट भी रहे, जहां आप जहनी बीमारी को देखते रहे। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो ये चीज़ हो रही है, क्या ये एक जेनेटिक डीएनए डिफेक्ट है जो इस तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है अल्टीमेटली? जैसे कहते हैं ना कि मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आप जीन कैरी करते हैं डायबिटीज के, या आप जीन कैरी करते हैं कैंसर के, अब हमें मॉडर्न पैथोलॉजी से पता चल रहा है, तो हो सकता है कि 40 वर्ष के बाद वो जीन अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। तो ये वो हम पाकिस्तान। एक पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, हमने पढ़ते हैं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स पढ़ते हैं कि वो जेनेटिक भी होते हैं किसी के, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जीन्स जो होती है ना, वो उस वक्त तक आगे, कम से कम नफ्सियात के अंदर, जब तक उसको कुछ स्टिमुलाई ही नहीं मिलता। असल में पाकिस्तान को हमने विरसे में 3 चीजें मिली थी जो कि इंडिया को भी मिली थी, लेकिन उन्होंने उसको दुरुस्त कर दिया क्योंकि उनके यहाँ पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत जबरदस्त थी, बहुत एक जबरदस्त किस्म की, ये राजा राम मोहन राय से चली आ रही थी। वो थी, एक तो पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, दूसरा पाकिस्तान की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा उनकी बनाई हुई पॉलिटिकल एलीट। यानी आप अंदाजा करें 1773 में जब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सब कुछ बनाया है,
तो उसने कहा था कि ये तुम लोग जो थे ये सिविल सर्वेंट हो और तुम मिलिट्री के सर्विस में हो, और वो मिलिट्री के लोगों को जो जरा से बेहतर हो जाते थे उनको भेजता था। मतलब रॉबर्ट संडेमन, ह्यू बांस, ये लिटन विटन सारे मेजर वेजर थे। इवन ट्रेडिशन चलती रही, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा भी था, वो मेजर था जब वो डिप्टी कमिश्नर लगाया गया था। तो उसके उनको ये सिखाया गया था कि ये जो तुम 5 लाख लोग हो, ये हो असल में मुहिब्बे वतन, हम्म। ये हो असल तुम वो लोग जो कि इसकी मफाद चाहते हैं, तुम जो रियासत के वफादार हो। जी मफाद। यानी और बाकी ये जो मैनेजिस्ट चंद कोड लाख जो लोग है। थे, मैं इसको थोड़ा सा इसको अपने व्यूवर्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि ये जो चंद लाख लोग थे जिनको अंग्रेजों ने और उनके इदारों और इंस्टीट्यूशंस ने इनको ट्रेन किया, असल में रियासत के वफादार और रियासत की हिफाजत करने वाले लोग यही थे, यही रियासत थे। बाकी सब लोग बाकी जो है वो 25 सब्जेक्ट्स और रियाया हैं। वो रियाया है, रियाया है, और वो सब गद्दार हैं अनलेस दे प्रूव अदरवाइज। ठीक हो गया। उन पर शक किया जा सकता है, वो किसी भी वक्त आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, उनके बागियाना ये पूरी की पूरी हमारी जो पर्सोनॉलिटीज मैंने डिप्टी कमिश्नर के तौर पे पढ़ी हैं पुरानी, अगर आपको ज़हन में इंटेलेक्ट हो ना आपका तो आप जब फारक टाइम होता है तो आप पढ़ते हैं पुरानी, हाथ से लिखी हुई गोरे ने, इसके अंदर ये दिमाग खराबी है, इसके खानदान ने इस वक्त ये किया था, इसके ये इसमें रिवोल्ट के जरासीम मौजूद हैं, इसमें नहीं। तो वो हमेशा समझते थे कि हम। अच्छा, अब हुआ ये कि इस वक्त ये जो इस प्रोसेस सबसे पहले बात है, उन्होंने कहा कि हमें एक पॉलिटिकल लीग भी बनानी चाहिए। हम्म। तो उन्होंने किया ये कि हर इलाके के अंदर एक, जिसने 1857 में मदद दी थी ना, हम्म। उन लोगों को, वो लंबी लिस्ट है, बहुत जबरदस्त लिस्ट है, मिल जाती है हर जगह। तो उसमें उन्होंने कहा कि इनको एक किसी बेटे को उनको लगा दो तहसीलदार, लगा दो दूसरे बेटे को कप्तान, लगा दो तीसरे बेटे को किसी और जगह अपने मजिस्ट्रेट लगा दो। तो उन्होंने उनकी लोगों की जरूरियात जो थी उस खानदान के गिर्द जमा करते, जैसे वो जमा की तो वो लोग जो थे बिकेम घंटाकार, ये नून, ये टवाने, नवाब अकबर बुट्टी का दादा, उसके बाद अपना सैयद निसार अली खान का भी दादा, उसका अरबाबों का सब, इन सारों के इर्द गिर्द। फिर उसने 1920 में पहले इलेक्शन करवाए। हम्म। आप किसी को शायद याद नहीं होगा कि पहला वजीर आजम कौन था, क्योंकि उस वक्त पूरे बर सगीर में खिलाफत मूवमेंट चल रही थी और लोगों में मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, इवन गांधी भी उस मूवमेंट के अंदर शामिल था। पहला वजीर आजम से क्या मतलब है आपका? इलेक्शन हुए थे हम्म। 1920, हरि सिंह गौर जो था वो पहला वजीर आजम बना था। ये तो किसी को भी नहीं पता। आप कह रहे हैं मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आई हैं 1919 में। और जी उसके उसके बाद तो इलेक्शन हुए थे, उसके उसके बाद बाद इलेक्शन। हिंदुस्तान पूरे में एक इलेक्शन हुए थे, उसमें ब्रिटिश इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर बना था। इस जी जी प्राइम मिनिस्टर हरि सिंह गौर प्राइम मिनिस्टर, आप देखें ना। और वो एक अंग्रेज कैंडिडेट से सर हारा मुझे था। मैं तो बड़ा कीड़ा हूं पाकिस्तान तारीख का, मुझे भी नहीं पता। जी जी जी। तो हरि सिंह गौर को जब उन्होंने वजीर आजम लगाया तो वजीर आजम पका था, वो चली आगे उसके बाद इलेक्शन। फिर उसने कहा, अंग्रेज ने कहा कि ये जो लोग हैं ना, इनको हम थोड़ा सा और एक दर्श देते हैं। और वो दर्श हमेशा हमें हर आमर देता है कि ये जो बड़े काम है ना, कि बर्मा से लड़ाई किसने करनी है और ये क्या होना है, कानून का ये बड़े लोगों का काम है। आइडियल डेमोक्रेसी इज द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इज द कि ग्रास रूट तुम डेमोक्रेसी। नालियां बनाओ, खेत बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद तालाब बना। और उन्होंने इसको मुनज़्ज़म किया फिर छोटे छोटे लेवल पे, और बड़ी अच्छा मुनज़्ज़म किया, वाकई बहुत अच्छा। यानी एक छोटा यूनिट जो था वो हेल्थ सर्विसेज भी देता था, दूसरी अपना एजुकेशन की भी देता था, जानवरों की अस्पताल वहां बनाए गए उन्होंने। और उसके आप कह रहे बाद हैं लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट, जी जी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसको लेकिन कहते हैं। लेकिन 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 और ये सब लोकल गवर्नमेंट तो पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका के अंदर हर शहर जो है, हर टाउन यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। हर टाउन का अपना एक मेयर है, डिप्टी आई मेयर एग्री, है। आई उसकी एग्री। अपनी अपनी लेकिन पुलिस भी है, उन्होंने अपनी ये किया पुलिस भी था है। नहीं, उन्होंने ये किया था कि बड़े फैसलों में हमें शरीक नहीं करते थे ना, बड़ा फैसला ले गए प्रीवी काउंसिल में और पार्लियामेंट में। हाँ। यानी आप हम हमारे साथ रह गए, यही लोकल गवर्नमेंट तुम ये काम करो। हाँ। इसीलिए मुशर्रफ आए, अब्दुल हक आए, या उससे पहले वो आए, क्या नाम है, अयूब खान, वो यही कहते हैं जी आप लोकल गवर्नमेंट रखो, ऊपर वाला मत छोड़ दो। हाँ। क्योंकि ऊपर तो फिर ऊपर वाला फौज के लिए, जर्नैलों के लिए, वो जीएचक्यू। फौज उन्होंने गोरे ने अपने पास रखा था, फौज ने उसको अपने लिए ले लिया। हम्म। तो 1954 में पहले पहले इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। हम्म। और 1954 में आपको याद होगा कि मशरकी पाकिस्तान जो था उसके अंदर मुस्लिम लीग खत्म हो गई थी। हम्म। दो तीन पार्टियां बन गई थी, एक मौलाना अबुल कासिम फजल हक होते थे जिन्होंने करारदाद पेश की थी यहाँ पर, उन्होंने उनकी बनाई थी उन्होंने कृषक सलामत पार्टी, उसका एक जुगतू फ्रंट बना था। हम्म। उस जुगतू फ्रंट से एक वजीर आला जो था वो मुंतखब हुआ था, अबुल कासिम फजल हक। हम्म। वाशिंगटन पोस्ट से एक बंदा आया था और उसने उसका इंटरव्यू किया था। हम्म।
और वहां जाके उस बंदे ने वहां पर कहा कि ये जो बंदा है, मैंने असेस किया है कि ये मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करके बंगाल के साथ जोड़ना चाहता है। हम्म। उसने उसका इनकार किया कि ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। इस उसकी कैबिनेट के अंदर शेख मुजीब वजीर इरिगेशन था उसके अंदर। तो उससे फिर उसने ये, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम गद्दार हो। और उसको सिकंदर मिर्जा का हुआ कि तुम गवर्नर राज लगा दो, हम्म। और गवर्नर राज उसने लगा दिया। और हम्म। उसने पहली दफा स्टेटमेंट दी थी जो इमरान खान ने 2022 में दी है कि मेरी जो गवर्नमेंट है ये अमेरिकन साजिश के तहत निकाली गई है, खत्म की गई है। हम्म। और उसका फिर वो सबूत देता था कि देखो मेरी साजिश के बाद सिकंदर मिर्जा ने अपने बेटे की शादी अमेरिकी सफीर की बेटी जोसेफिन से कर दी। तो वो कहता देखो, तो ये इनकी रिश्तेदारियां। फिर भुट्टो साहब आ गए, वो एक शादियों का बड़ा प्लान है तो ना इसके मैंने अंदर। मैंने कहीं पढ़ा था, और ये सब के जो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान था, अमरीकियों को ये लगता था कि फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सोशलिज्म के और कम्युनिज्म के जरासीम भी पाए जाते हैं। उनको लगता था कि यहाँ पे एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है, और उनको लगता था कि ये खतरा है। और पाकिस्तान की पिंडी की जीएचक्यू उनको ये एहसास दिलाती थी कि जी फिक्र ना करें, हम इसे हैंडल कर लेंगे, हम इसे, यानी उनको ईस्ट पाकिस्तान में एक सोशलिस्ट खतरा महसूस होता था। क्या आपने भी कोई जी, ऐसी चीज? वो तो आज भी देखे ना, उसके सारे के सारे अभी भी रूट्स जितने भी बंगाल में हैं हम्म। सोशल में, उसकी एक वजह है ना कि सबसे पहले जो क्रिश्चियन मिशन आए हैं उन्होंने वहां पर आके जो लोकल पॉपुलेशन थी वहां पर, उन्होंने, आपको याद होगा कि वो जो बैंक बने थे, ये ग्रामीण बैंक वहीं से आया ना सारा। वो जो बैंक उन्होंने बनाए थे जिसमें कॉर्पोरेट्स को इकट्ठे करते थे, कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू करवाई थी और इस्तेमाल, वो सारा कुछ, इसीलिए आज भी वहां पर कम्युनिस्ट ड्यूटी, ये तो अभी बीजेपी का रूल आया है, वरना तो हमेशा से वहां से कम्युनिस्ट रूल, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन असल मसला ये है कि अपना, मैं असल में 19 में मेरे साथ एक मामला ये हुआ कि मैं बड़ी जल्दी, इसे कहते हैं होश आ जाती है ना, उन लोगों में से एक था। मैं क्लास 1 में पढ़ने के लिए गया तो मेरे वालिद जो थे वो शी वॉज म्यूनिसिपल बेटी। तो टीचर वहां मेरे पास आए और स्कूल उन्हीं का था, कहते ये बच्चा कुछ ज्यादा पढ़ गया है तो इसको आप ले जाएं यहाँ से, ये नहीं खराब, क्लास खराब कर रहे हैं। तो मैं को 20 दिन के बाद मैं सेकंड क्लास में आ गया। मास्टर शरीफ साहब होते थे। फिर दूसरे हमारे आया तो वहां मास्टर बशीर साहब होते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इसको सब यहाँ आता है तो इसको ले जाएं। वो महीने के बाद मैं तीसरी क्लास में चला गया। यानी आप एक दो तीन महीने में पहली जमात से तीसरी जमात में चले गए? जी जी, और मैं फिर चौथी में चला गया एक महीने के बाद। वो मास्टर साजिद साहब होते थे, वो तो ले गए। चौथी में मैंने 8 महीने गुजारे। तो जब मेरा दाखिला जा रहा था ना, मैं उसके वक्त 1968 में मैट्रिक का, तो मेरा दाखिला जो था वो रुक गया क्योंकि 13 साल पूरे नहीं हो रहे थे। तो अयूब खान के खिलाफ एजिटेशन शुरू हो चुकी थी, तो 6 महीने बंद रहा मेरा आप दाखिला। मैट्रिक का इम्तिहान 13 साल की उम्र में देने लगे थे? जी मैं दे दिया, मैंने किया 13 साल में, 1969 में मैंने मैट्रिक किया। जी जी। 56 की बर्थ है? मैं 12 साल में देने लगा था, मुझे मेरा दाखिला नहीं जा रहा था। जी जी। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मुझे वो 6 महीने जो है बंद मिले ना जब, तो हमारे उस जमाने में, उस जमाने में एक होते थे अकबर अली एम ए साहब। वो ना, उन्होंने एक कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था, वो उसको उन्होंने एक छोटे छोटे पर्चे पे बना के ना किताबचों में छापा हुआ था, और पंजाबी में वो समझाते थे हमें। दैट वाज एन एक्सलेंट थिंग। तो मतलब सरमाया होता क्या है, और कदर जायद और सरप्लस वैल्यू, और ये सारा कुछ समझाते थे। हमने वहां जाकर अटेंड करना शुरू कर दिए। फिर एक दो किताबें मुझे ऐसी पढ़ने को मिली, जिसमें नियाज फतेहपुरी की किताब थी मनोजज्बा। कि मुझे बड़ी तो परेशानी हो रही है कि मैं तो आपको देख रहा हूँ एक बहुत ही जज्बाती मुसलमान की हैसियत से, और आप बता रहे हैं कि आप दास कैपिटल एंड मार्क्सिज्म और ये सब चीजें भी देखते रहे। ये क्या, ये तो बड़ा जुर्म जुर्म लगभग, है। मेरे वालद, मेरा बड़ा मजहबी घराना था। मेरा मजहबी घराना था, उसमें मतलब किताबें सारी की सारी बीबीसी ने, क्योंकि मेरे वालिद एक शायर थे, मेरे ताया जो थे वो एक साहिब दीवान शायर थे, अमृतसर में एक रसाला निकालते थे मेरे वालिद, अदबी रसाला। तो वो दो मिक्स था, बहुत बहुत मजेदार। तो मैंने वहां, मैं बिल्कुल मुलहिद हो गया था, टोटल, जैसे कहते हैं ना एथियस्ट। तो अच्छा। न्याज फतेहपुरी की किताब थी मनोयज्दा, उसने मुझे मेरा और दिमाग खराब किया। तो बचपन बिल्कुल नया नया। तो वहां पर एक ग्रुप होता था उस्मान फतेह और इन लोगों का, दे पीपल्स पार्टी बनाई थी। भुट्टो ने 67 में, आपको याद है, पीपल पार्टी बनाई थी। तो हम्म। गुजरात में ये सारे ग्रुप जो थे, तो वो हमारा जो स्कूल था कंप्रिहेंसिव हाई स्कूल, उसके सामने उस्मान फतेह का घर था। तो ये पहला किसी सियासी लीडर से जो मेरा जो हुआ है ना, हुआ, तो मुझे पता चला कि भुट्टो वहां आया हुआ है। तो चूंकि मैं उस ग्रुप में उठता बैठता था, यंग था बहुत, लेकिन मैं चला गया अंदर। तो अपनी मीटिंग कर रहे थे, भुट्टो मुझे याद अच्छी तरह सोफे के साथ नीचे कालीन के ऊपर टेक लगा के बैठा हुआ था, सोफे के साथ टेक लगा। तो मैं अंदर दाखिला, तो उसने कहा ये हुज दिस चाइल्ड। तो उसने कहा ये हमारे ग्रुप का स्टडी सर्कल में आता है।
तो नहीं, मस्ट बी दी यंगेस्ट कम्युनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे उसका अभी तक याद है उसका। लेकिन उस जमाने में हालात इस तरह के थे कि जो अयूब खान के खिलाफ एक मूवमेंट, एक फिजा बनी हुई थी ना, वो फिजा बड़ी खौफनाक थी। और हम्म। उस फिजा के अंदर फिर याया खान जब आया है, हम्म। और उस याया खान के उस इलेक्शंस में तो रैलियां होती थी उस चक्कर में, याद अब ये मुतीर रहमान निजामी जो थे, जिनको उन्होंने फांसी दी है, जो कि खालिदा जिया के साथ सीनियर मिनिस्टर थे, ये गुजरात में मैंने इनको सुना जमात जब थे इस्लामी के। जमात इस्लामी के थे उस वक्त। इस वक्त जमीयत के नाज़िम आला होते थे। फिर इस तरह मैं, हमें पता चला शेख मुजीब आया हुआ है, तो वहां पर लाहौर में, तो लाहौर में हमने उससे पहले एक जुलूस निकला था, शौकत इस्लाम का जुलूस, जिसमें मौलाना मौदूदी ने इसको लीड किया था, और उसके बाद शोरिश कश्मीरी, नवाबदार रसुल्ला, सारे, ये सारे एक इस्लामी बहाद बन गया था पार्टी का, जो बाद में ऐसा बिखरा कि ताश के पत्तों की तरह बिखरा है। तो वो भी हमने अटेंड करने गया मैं। मैं देखने के लिए। सो बुनियादी तौर पे जो मुझे समझ आई है कि आपकी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी, आपका जो सियासी सफर था, वो 13 बरस की उम्र से, 13-14 शुरू हो बरस गए की थे। उम्र से फुल था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। शुरू के चंद मिनटों में आपने एक बात कही, आपने कहा कि हिंदुस्तान ने भी ये तीनों चीज़ें इनहेरिट की थी, इनहेरिटेंस में अंग्रेज की बनाई हुई सिविल ब्यूरोक्रेसी, अंग्रेज की बनाई हुई मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और ये पॉलिटिकल एलीट, लेकिन उन्होंने इसको रिफॉर्म कर लिया। क्या वजह है कि वो रिफॉर्म कर सके, और क्या वजह है कि पाकिस्तान में रेफॉर्मेशन ना हो सके? मशरकी पाकिस्तान ने भी किया, और उसने भी किया, इंडिया ने भी किया। मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहले कहा कि जितनी भी जायदादें अलॉट की गई हैं अंग्रेज, क्योंकि जाहिर बात है अंग्रेज से पहले जाती मलकियत का कोई तस्वर नहीं था। ये जो हम्म। जमीन होती थी ये बादशाह की होती थी। ठीक हो गया। इस्लाम में भी अल अर्ज़ो लिल्लाह है। वो अलाट की जाती थी, 10,000 मनसब को, 5,000 मनसब को, 3,000 मनसब को, उसी हिसाब से जमीन लॉट होती। अगर वो बंदा खत्म हो जाता तो उसको दूसरे किसी को दे दिया। अंग्रेज लेकिन ने उसकी उसके डेथ अंदर पे, जो जो सूबेदार होता था जिसको जमीन दी जाती थी, उसकी डेथ पे जमीन वापस आ जाती थी बादशाह के। जब कोई दूसरा बादशाह जब बदल गया, मतलब मनसब बदल गया, हम्म। तो जमीन भी बंदे दूसरे को दे दी गई। तो जमीन इस तरह उसको की एक तरह से लीज पे मिलती थी। ये लीज में मिलती, वो इनहेरिटेंस नहीं थी हम्म। किसी की भी। अंग्रेज ने इनहेरिटेंस ये दी। जो जी शेरशाह सूरी ने पहला बंदा था जिसने यहाँ पर वो पैमाइश शुरू की है जमीन की, जरीब का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसने, पड़ोसी उसे ये जो आप सैयदे वगैरह लगाते हैं, उसके बाद अंग्रेज ने कहा कि नहीं, अलॉट कर दो, हम्म। ये अब इसकी मलकियत है, इसकी। इवन कबायली जमीनें जो होती थी वो कबायली ज़ेनों में होती थी, ये हमारा इलाका है, ये हमने इसको किया। तो उस उन्होंने कहा कि ये जमीनें सारी जो हैं, ये जो जागीरदारियां हैं, ये खत्म कर दो। ये इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में कर दिया था ये। जी कर दिया था। अब एक और शख्सियत का बुत टूटेगा आपके सामने। मगरबी पाकिस्तान में तमाम सियासतदानों ने एक तंजीम बनाई, अंजमन हकूक जिम्मेदारां तहत शरिया, और इसके सरबराह थे नवाबदार नसरुल्लाह खान। जी 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 जी। तो नवाबदार नसरुल्लाह खान ने मूवमेंट चलाई, और उसमें मौलाना मौदूदी को एक किताब लिखने कहा गया, मलका मसला मलकियत जमीन। और उन्होंने बकायदा उस, और वो अक्सर अफसोस भी करते थे मैं गलत लिख दी, उन्होंने उस किताब के अंदर बकायदा कहा कि कोई लिमिट ही नहीं है मलकियत की, और ये भी, हालांकि हजरत उमर की एक बड़ी सो बेसिकली बेसिकली क्या था कि इस किस्म के तबके पाए जाते थे, ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट थे जो जी लैंड रिफॉर्म्स के बुनियादी तौर पे खिलाफ थे, और हाँ, उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया लैंड रिफॉर्म का रास्ता रोकने के लिए। डेफिनेटली क्योंकि लैंड डेफिनेटली। रिफॉर्म तो यानी सोशल। आप अंदाजा करें कि हजरत उमर ने एक आदमी से जमीन वापस ले ली। हम्म। कहा कि क्यों ले रहे हो तुम इससे वापस? कहा मुझे रसूलुल्लाह ने कहा था कि अगर 3 साल तक कोई शख्स खुद काश ना करे तो उसे जमीन वापस लेके किसी और को दे दो। इट लेकिन इज ओनली। 1979 में इस्लामिक शरीयत कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने यह भी फैसला किया, नहीं, हाँ जी जी, ये किया था। जनरल सुप्रीम जिया के कोर्ट का केस जमाने में, चलता रहा है, आबद कि हसन। लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकती। जी, आबद हसन मिंटो का नहीं, वो शरीयत कोर्ट ने किया था, उसके बाद आबद हसन मिंटो वगैरह गए थे। असल मसला पता है क्या है? हम करते ये हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और कुरान को छोड़ के फिक्र में आ जाते हैं। और फिक्र में जब आते हैं तो वहां तो मलूकियत की बनाई हुई फिक्र है ना, वो तो बनी उमिया की और बनु अब्बास की बनाई हुई है। तो वो तो निजी मलकियत के कायल थे, वो तो बादशाह की जमीन थी। उसके बाद उन्होंने रास्ता कि नहीं, जब एक चीज पे पाबंदी नहीं है तो इस्तेंबात कहते हैं, यानी क्रॉलरीज निकालना, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, ये सारा कुछ फिक्र शुरू हो जाती है ना। तो ये हम्म। तो, लेकिन उसमें किसी ने बहस भी नहीं की ना। उसकी वजह यह है कि हमारे उलमा का ठीक। मसला यह है कि लेकिन भी लेकिन आप लफ्ज एक्सप्लेन कर रहे थे कि हिंदुस्तान, आपने कहा कि हिंदुस्तान ने भी इसको किया, और खत्म कर दिया, टोटल खत्म।
लेकिन मैं और थोड़ा अगर पीछे चला जाऊं, बहुत सी ऐसी किताबें जो छपी हैं पार्टीशन के हवाले से पब्लिश हुई हैं, ऑथर्स जिन्होंने रिसर्च किए, उनका आर्गुमेंट ये है, स्पेशली जो लेफ्ट लीनिंग है, उनका आर्गुमेंट ये है कि ये मुस्लिम लीग की जो तमाम रूट्स थे ये बेसिकली लैंडेड एलीट के अंदर थे, और ये लैंडेड एलीट थी जिसको ये खतरा था कि अगर कांग्रेस की पॉलिटिक्स सक्सीड करती है पूरे हिंदुस्तान में तो लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगी, इनकी ज़मीनें ले ली जाएंगी, जो बाद में नेहरू ने कर भी दी, प्रिवी पर्सेस ख़त्म कर दिए, बड़े लैंडलॉर्ड ख़त्म कर दिए। और पाकिस्तान की क्रिएशन के पीछे जो महरक है, जिसे बाद में इस्लाम का नाम दे दिया गया, वो दर हकीकत लैंड बचाने का महरक था। अच्छा, तो दोनों को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर कायद आजम की जो मूवमेंट थी 1940 के बाद जो शुरू हुई, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था ना। उससे पहले तो हमने करारदाद भी नहीं पेश की थी, फिर उसके बाद बाकी उसको इस्लाम का एक वो फरेरा तो मिलता था। लेकिन हुआ ये था कि जब तक सिकंदर जिना पैक्ट नहीं हुआ, और वो सारे यूनियनिस्ट जितने थे जो अंग्रेज के बनाए हुए थे, वो जिनका हम आज के इलेक्टेबल्स कहते हैं, जब तक वो सारे इलेक्टेबल वहां तो उसके अंदर नहीं हो गए, तो वो जो थे वो आके उसके अंदर शामिल हो गए थे। और लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम मुस्लिम लीग की जो इलेक्शंस के जो बंदे देखे ना जो जीत के आए, उनमें से ये इलेक्टेबल कम थे। आम बड़े आम आदमी शहरों के अंदर बहुत बहुत थे, बहुत ज्यादा ऐसे थे कि जिनके पास साइकिल भी नहीं था। तो एक मिक्स था, फरवर तो था इस्लाम के हवाले से, वरना तो तहरीक ही ना चलती ना, उस तरह की बिल्टअप ही ना होते। इवन मशरकी पाकिस्तान के अंदर भी नहीं, इस्लाम तो डेफिनेटली कॉज बन गया, लेकिन जो बहुत तो बहुत। असल में लेकिन हाँ, ये बात मफादात ये थे। जो 1906 से एलीट आगे चली है, हाँ, उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या था? चले आप मुझे डिफाइन कर दें। मैंने जो पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है कि मुस्लिम लीग की एलीट जो थी 1906 से लेकर 1937 तक, उनका जो बुनियादी मसला था कांग्रेस के साथ, वो ये था कि ये लैंडेड एलीट थी, वो बूर्जुआसी थे, वो ट्रेडिंग क्लासेस थी, वो बूर्जुआसी थे, वो मर्केंटाइल क्लासेस थे, और ये बेसिकली तौर पे नॉन मर्केंटाइल थे, ये लैंडेड एलीट थी, ये बेसिकली एलिटिज्म थी, ये इनका बुनियादी झगड़ा था। आप बताएं। 100% ठीक है, 100% ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये सेटल इलाके के लोग थे, हिंदू कारोबारी था, और हिंदू कारोबारी था, और उसके उसके मफादात बिल्कुल और तरह के थे। और उसको कारोबारी मामलात जो थे, वो नेहरू फैमिली खुद कारोबार के अंदर इन्वॉल्व थी। नेहरू फैमिली तो लैंडेड एलीट में नहीं थी ना, और भी सारे भी जितने भी उनके लोग थे। तो ये बात आपकी 100% ठीक है कि ये सारी की सारी जो है ये मुस्लिम लीग के साथ आ गई थी। नवाबजादा सलीमुल्लाह खान और वकारुल मुल्क और मोसरुल मुल्क, आपको ऐसे नाम वहां नहीं मिलेंगे किसी भी तौर पर। वहां आपको पटेल मिलेगा, वहां आपको नेहरू मिलेगा, आपको वो जवाहरलाल शास्त्री मिलेगा आपको वहां पर। तो आप देखें ना, शास्त्री का मैं घर देख के आया हूं। शास्त्री का घर 1.5 मरले का था बनारस में। और ये मैं सीरियसली जी उस शास्त्री की बात करें जो हिंदुस्तान का वजीर आजम बना था? जी जी, मैं गुलजारीनाथ नंदा का घर देख के आया हूं वहां पर। गुलजारीनाथ नंदा का घर जो था किराए पे था, और मोहल्ले बाद में उन्होंने मोहल्ले वालों ने उनको उसको कहा था इसको रेस्टोर करना है या रेनोवेट करना है। तो इस तरह के लोग, देव गौड़ा जैसे बंदे, तो यहाँ बिल्कुल लैंड, यहाँ तो आप देख लेना, स्टाइल ही थी सब जबरदस्त किस्म, हर एक का स्टाइल था। हर एक जो था वो सोने में तोला जा रहा है, कायद आजम को खान ऑफ कलात तोल रहा है। तो मतलब ये वहां सोचा नहीं जाता था किसी को सोने में तोला जाए वहां पर। तो ये बात आपकी 100% ठीक है। जो लैंडेड एलीट थी, जो गोरे ने पाली थी, और जिसने आप जरा वो जो पढ़ लेना कभी, जो चीफ्टेंस ऑफ पंजाब जो उसने लिखी हुई है, आपको अंदाजा होगा कि ये कैसे लोगों ने बंदे 90 90 रुपए लेके जो था वो एक मुसलमान में मारते थे, और 90 रुपए मिलते थे। और वो उस जमाने में, और उसके साथ साथ फिर वहां से फिर आपकी ना इस इलाके से, पाकिस्तान के इलाके से गोरे की फौज बनी। ये नहीं, आप अंदाजा करें कि सलाहुद्दीन अयूबी ने आपसे आपको यरूशलेम लेके दिया, और यहां से इंडिया से फौज गई जिनमें से ज्यादातर पंजाब की थी। उन्होंने सबसे पहले आपको गजा फतह करके दिया, क्योंकि गजा फतह नहीं हो रहा था। ब्रिटिश को? जी, 1916 में। तो फिर फतह नहीं हो रहा था, फ्रेंच ट्रूप्स आए थे, नहीं हुआ था। ये गए थे पहले, उन्होंने इराक फतह करके दिया बादशाह के साथ, फिर फलस्तीन फतह करके दिया। उसमें मैसूर और बंगाल के भी लोग थे। और वो जो जनरल एनएल भी गया था उसकी कब्र पे अपने सलाउद्दीन अयूबी के, और उसने ठुड्डा मार के कहा था, लुक सलाउद्दीन वी आर बैक। तो पीछे इंडिया पाकिस्तान, खास तौर पे मगरबी पाकिस्तान के लोग बैठे हुए खड़े थे, वो फौजी जो थे। तो ये इस तरह आप खुद सोचे ना कि खुदाइदाद खान जो है उसको, उसका मुजस्मा लगाया हुआ है आपने आर्मी म्यूजियम में। और खुदाइदाद खान जो है वो लड़ा है बेल्जियम में जाकर। और उसको तो ये इस्लाम कहां से आ गया इस सारे मामले के अंदर? इस्लाम तो कहता यह है कि जो शख्स भी, एक रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा हूं, जो शख्स भी किसी शख्स को कत्ल करेगा, कयामत के दिन मकतूल उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करेगा, और वो कहेगा मैंने फलां की सल्तनत की तौसीक के लिए किया है।
लेकिन और ये सब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो इलाके पाकिस्तान बने उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बड़ी कमी थी। अब बहुत मुझे ज्यादा। मुझे ये समझ आती है कि जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्न कल्चर है, जो इंडस्ट्रियल कल्चर है, वो साउथ से ऊपर आया है, मद्रास से, बंगाल से ऊपर आया है। बिकॉज उससे पहले जितने हमला आवर आए हैं, और वो आए हैं सेंट्रल एशिया से, वो आए अफगानिस्तान से। मतलब 10वीं सदी से, 9वीं सदी से, उससे पहले तमाम हमला आवर ऊपर से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते, खैबर से आते थे। जो पहली दफा हमला आवर आया है जिसने हिंदुस्तान को रीडिफाइन कर दिया है, जो अंग्रेज कॉलोनिस्ट आया है, वो 17वीं और 18वीं सदी में वो नीचे से आया है, वो साउथ से आया है। और वो अपने साथ इंडस्ट्री लेके आया है, एंटरप्रेन्योरशिप लेके आया है, मैनेजरियल क्लास लेके आया है, अकाउंटिंग लेके आया है, साइंस लेके आया है, मॉडर्न वॉरफेयर लेकर आया है। और वो कॉन्शियसनेस भी लेकर आया एक मॉडर्न सोसाइटी की, जिसके अंदर नेशनलिज्म है कि आप एक नेशनल, एक कौम होंगे। और अंग्रेजों को उनके इक़्तिदार को जो मसला बना बाद में, वो भी उनको फिर उन क्लासेस से बना जो बेसिकली तौर पे यूरोपियन थॉट के साथ जिन्होंने ग्रो किया। और जो बड़े बड़े शहर बने हिंदुस्तान के, मुंबई है, दिल्ली है, बाद में मद्रास है, चेन्नई है, कलकत्ता है, वहीं उनको चैलेंज था। उनको लाहौर से, पेशावर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा में को खास उनको चैलेंज कॉन्शियसनेस का नहीं था। तो जब आप कहते हैं कि यहां से सिपाहियों को लेकर गए ऑटोमन्स के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो इन सिपाहियों की उसी तरह से कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी जिस तरह से ब्रिगेडियर डायर, कौन सा कोई अंग्रेज सिपाही लेकर गया था जलियांवाला के अंदर, उसके साथ भी तो लोकल पंजाबी सोल्जर ही था ना, जिसने जाके अपने ही पंजाबियों को गोली मारी है, सिखों, मुसलमानों को और हिंदुओं को। तो बेसिकली इसमें कॉन्शियसनेस का मुझे एक मसला नजर आता नहीं है। नहीं, कोई कोई मैं, अच्छा अब तो ये भी एक सिर्फ पंजाबी को भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। देखिए आप अंदाजा करें कि इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम फ्रॉम बंगाल। यानी 3,000 सिपाही थे लॉर्ड क्लाइव के पास। तो सबसे पहला गद्दार और सबसे पहली कंपनी जो बनी थी डेट वाज बंगाल कंपनी। और बंगाल कंपनी में दो दो थे, हिंदू कंपनी अलग गोरे ने बनाई थी और मुस्लिम कंपनी अलग बनाई थी। और जो जो पहली 1848 की जो काबुल में जो शिकस्त हुई है जिसमें 20,000 मारे गए थे, उसमें कुछ 12-13,000 बंगाली थे और कुछ मैसूर के थे लोग, यहां से कंपनी गई हुई थी। ये जो जिन लोगों ने रंजीत सिंह को शिकस्त दिया है, वो बंगाली और मद्रास के और इस तरह के इलाके के लोग थे। यही लोग थे जो उठ के गए थे जिन्होंने टीपू को फतह किया था। मसला ये था कि ये जो इलाका था ना, हमारा वाला इलाका, खासतौर पे चकवाल, चेलम, उसके बाद ये पूरा पोटवार का इलाका, यहाँ पर रोजगार और कोई नहीं था और बंदे थे बड़े तगड़े तगड़े जबरदस्त किस्म के। तो इनको फिर इन्होंने फौज को अपने लिए एक जबरदस्त किस्म का बना दिया। वो जैसे कहते हैं ना, वो जिलिया माश। प्रेस्टीज भी और सब कुछ भी, और उनको जायदादें भी साथ मिली। इस वजह से फिर अंग्रेज की तवज्जो उधर से हट गई। इसीलिए तकरीबन 70% यहाँ पर थे। आज आप खुद देखें ना कि आपके किसी और जगह गोरे का मुजस्मा नहीं लगा था। जियाउल हक जब गया था ना अफगानिस्तान, तो जनरल दाऊद जो था ना, उसके साथ ये यूनिफॉर्म पहन के गया था। और वो पूरी डेकोरेटिव यूनिफॉर्म थी उसकी पूरी। दाऊद जनरल थोड़ा था, सरदार दाऊद। सॉरी, दाऊद, सरदार दाऊद, सरदार दाऊद। तो ये जनरल था, जियाउल हक के साथ मिक्स हो गया। तो उससे उसने देखा, उसने कहा तुमने अभी तक विक्टोरिया क्रॉस लगाया हुआ है, जी तुम कमाल आदमी हो। तो ज्यादा के पास जवाब कुछ नहीं था। तो उसने एक यूनिफॉर्म में लगाया हुआ था, वो ट्रेडिशन फॉलो करी जा रही सब कुछ। तो असल मतलब ये है कि ये यहाँ पर ट्रेनिंग हो गई थी मुकम्मल तौर पर। यही वजह है ठीक है, कि मैं और इस सरकार ने। मैं इसको एथनिक लेवल पे नहीं देख रहा कि ये पंजाबी हाँ ठीक है, ओवरऑल इंडिया की थी। मैं कह रहा हूं कि रीजनल सेंस में जो मॉडर्न कॉन्शियसनेस है एक मॉडर्न नेशनलिज्म की, उसको अंग्रेज अपने साथ अपने बैरी जहाज में लेकर आया है, बंगाल से, मद्रास से, चेन्नई से, मुंबई से। ठीक वही कॉन्शियसनेस है जो बाद में कांग्रेस के अंदर है, जो अंग्रेज को चैलेंज करती है। ठीक और है, जो ठीक जो इलाके नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, जैसे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ये हमारे यहां पर वो कॉन्शियसनेस जो है मॉडर्न है। नेशनलिज्म की, वो आई ही नहीं। ये अभी ये अपनी। गोरा बहुत लेट आया ना जी। गोरा बहुत लेट आया ना यहाँ पर। ये ना 1849 में तो आके तो पंजाब फतह हुआ है ना। और दूसरी बात यह है कि वहां तो और भी थे पुर्तगाल। अब तो गोवा जो है, ये क्या मजेदार जगह है। ये पुर्तगीज पुर्तगीज ने बनाया वहां पर ना। फिर वो फ्रेंच कनेक्शन, वो वहां जबरदस्त था, क्यों बहरी सारा मामला होता था। और जिसके पास बहरी ताकत थी, और गोरा भी सबसे पहले वहीं अंग्रेज वहां पे बंगाल में आया है। वहीं हुगली में उसने अपना शुरू किया था। और नीचे फिर उसने सारे। और एक और बात बताऊं आपको, ये जो विंध्या रेंजेस है ना जी, इसके नीचे इंडिया कभी गुलाम रहा ही नहीं। ये विदिया या और रेंजेस, एक सेकंड, विदिया ये रेंजेस जो के। ये जो भोपाल से ऊपर का इलाका है, साउथ नीचे पूरा, हाँ। यानी ये कभी पार्ट ऑफ द यूनाइटेड इंडिया नहीं रहा।
यानी ऊपर जो थे क्रॉस ही नहीं किया ना, औरंगजेब आलमगीर ने किया एक दफा। ये अशोक, औरंगजेब ने दक्कन की जो 5 रियासतें हैं हाँ, साउथ वही की, वही वही वही। थोड़ी देर के लिए बीजापुर और उनको फतह किया था, लेकिन जी बाय जी। एंड लार्ज जो हुकूमत रही है आगरा में या दिल्ली में, वो साउथ में नहीं हुआ करती थी। नहीं नहीं हुआ करता, इवन इवन सिर्फ अशोक की थी, हम्म। किसी और की नहीं थी। यानी पटारिया पुत्रा में जो हुकूमत थी, ना मौर्यंस में किसी, अशोक की भी बगैर जंग की हुई थी। उस बंदे ने जो अपना महावीर का सिस्टम बनाया था इंसाफ, वो तो काबुल तक जा पहुंचा था ना, वो तो कमाल आदमी था। तो लेकिन ये है कि ये जो इंडिया के अंदर नीचे कभी नहीं, ये हम्म। जो इलाका है, ये हमेशा आजाद रहा है, खुद मुख्तार रहा इसकी है, इसकी गुलामी फिर से भी। सिग्निफिकेंस क्या है? ये आजाद रहा, ये खुद मुख्तार रहा, इसकी अहमियत क्या बन जाती है? एरिया एरिया वाइज, एरिया पहाड़, आप विंध्य दरिया कावेरी जो है ना, ये बहुत बड़ा एक बना देता है। और ऊपर सरजमीन सब्ज इतनी ज्यादा है, गंगा जमुना और ये और वो और तहजीबें, वो बंदा नीचे जाना नहीं चाहता कुछ, जैसे बलूचिस्तान हमारा रह गया। यानी आप खुद सोचे ना कि हजरत उमर की फौजें बलूचिस्तान तक पहुंच गई, उन्होंने कहा आगे क्या लगा, उसने कहा कि तो देव यानी जिन्नात नजर आ रहे हैं, उनका वापस आ जाओ। तो वो कोई फर्टिलिटी नजर नहीं, एक पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, आगे नीचे फिर उस सारे का सारा वायदा। तो आप कभी जाए ना वहां पर जो औरंगाबाद है, जहाँ औरंगजेब का मकबरा भी है, उसने जो किला बनाया हुआ है ना, वो किला ऐसे लगता है पहाड़ों को काट के उसके अंदर से पूरे का पूरा साइड पे, जिसे कहते हैं पानी वानी चल रहा है, और उसको क्रॉस करने की रास्ता ही नहीं था किसी, इतना वो मजबूत किला है। अच्छा, दिस ब्रिंग्स अस टू, चूंकि आपने बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया, क्या वजह है कि सिविल सर्विसेज में आपने शुरू में बलूचिस्तान को ऑप्ट किया? अच्छा, मैं असल में पंजाब, मेरी मेरी पोस्टिंग हो गई थी सिंध, डोमिसाइल मेरा पंजाब का था, तो मैं पंजाब में नौकरी कर ही नहीं सकता था। वो मैं तो अगले रूल दिन है, छोड़, वो तो रूल है कि आपको अपने सूबे से बाहर पहले 5 साल लगाने होते हैं। नहीं सर, वो जरूरी नहीं मेरे साथ उस वक्त, नहीं अभी आया रूल आया, हमारे हमारे बाद आया। हाँ, उस वक्त उन्होंने सिंध में कर दी थी, मेरे मेरे अक्सर कलीग मेरे उस पंजाब में वक्त क्या थे। रूल था? उस वक्त 5 साल का रूल नहीं था? नहीं, जिसकी जिसकी सिफारिश चल जाए, जिसकी सिफारिश नहीं, चल उस वक्त रूल यह था कि जाए, जिस सूबे से आप हैं ये उस रूल सूबे आया में आप नहीं। 15, तो रूल यह था कि हाँ अगर आप 15 पंजाब से हैं तो पंजाब में नौकरी नहीं करनी। रह सकते हैं। 15th कॉमन से रूल आया है, जिसमें फवाद हसन फवाद, आप में किस कॉमन से? 15th से? 18th। 18th, हाँ, 15th कॉमन में ये रूल आया था, जिसमें पूरे के पूरे छह के छह लोग जैसे, और उसमें भी ये था कि उन्होंने कहा था कि जो टॉप पे हैं वो जाएं। ठीक है, उससे पहले 7th कॉमन में कुछ देर के लिए जरा, फिर भी रेजिस्ट किया था लोगों ने, तो सिफारिश खत्म हो जाती है ना फिर। तो मुझे उन्होंने सिंध पोस्ट कर दिया, तो जियाउल हक आए थे, तो मैंने कहा सिंध में दौड़ रहा, यहाँ तो ये ना कि चार गालियां अगर ना दो पटवारी को तो समझते हैं डीसी भी। मैं आपको मजेदार वाकया सुनाता हूँ, पोनीकर साहब होते थे चीफ सेक्रेटरी, तो उनकी एक पोस्टिंग होगी डिप्टी कमिश्नर अपना सियालकोट। तो डिप्टी कमिश्नर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो चीजें होती हैं, एक होता है 11 बजे से 1 बजे तक मुलाकात करनी है, एक है 15 दिन टूर पे जाना है, ये उसके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कहा यहाँ मुलाकात का क्या होता है? तो मुलाकात तो यहाँ कोई नहीं करता। उन्होंने कहा मैं तो करूंगा। अच्छा, कैसे करते हैं? उसने कहा ये सारे लोग आ जाते हैं, सामने पेडेस्टल पे बैठा होता है ऊंचे वाले जो कुर्सी अदालत वाली, वो फैसला करता है, एक दिन साल में कभी आता है, नहीं रोज आओ। तो अगले दिन मिलान हो गया, और डीसी साहब के पास एक साहब आए, कोई 90 साल का बंदा, उन्होंने भेजा बाहर, हजूम था कि देखें होता क्या है। पहले जो सबसे कमजोर है, हाथ उसका राशा था, उसने एक पकड़ के उनको पकड़ाई अर्जी कि पटवारी मेरी फर्द नहीं देता। हम्म। पुलिस साहब कहते हैं कि मैं लिखने लगा इशू फर्द, तो मैंने कहा ये तो बेचारा कहाँ जाएगा? मैंने कहा बाबा, परसों अपनी फर्द आके मेरे पास से ले जाना। तो उसने कहा कि मैं यहाँ आऊंगा कैसे? जैसे आ जाएगा। तो जब वो बाहर गया, तो चूंकि वो जो हार्ड ऑफ हेयरिंग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बोलते भी ऊंचे हैं, तो उन्होंने पूछा डीसी कैसा है, तो इतनी बड़ी गाली दे के कहता है टिल्ला है। तो यहाँ का, मैं तो मुझे जाल आए हुए थे, तो जाल आपका मैंने कहा कि बलूचिस्तान में लोग क्यों नहीं जा रहे, ये वो कोई नहीं जाता था बलूचिस्तान को, समझते थे कि बहुत। तो मैं चूंकि उससे पहले 5 साल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका था, मैं 1980 से लेके 1984 अक्टूबर तक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है। जी हाँ, तो शादी मेरी वहीं हुई थी। हाँ, तो मैंने सुना है कि हुआ, आपकी शादी भी मोहब्बत की शादी थी। अच्छा, शादी मोहब्बत की शादी, हाँ जी, बहुत जबरदस्त मोहब्बत। तो उसमें हुआ ये, तो मैंने कहा जी मैं जाना चाहता हूँ। तो उसने ना सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को जोर से का आफ्ताब खान साहब आए, इस बंदा सहराई का नोटिफिकेशन आज ही होना चाहिए, रात को, रात तक। और मेरा नोटिफिकेशन हो गया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। उसकी हम्म। वजह ये कि बलूचिस्तान में जो बलोच है ना, मुझे इकबाल कहता है ना कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोस्तानी, वो वहां पर है। वो अगर आप मुनाफकत नहीं है,
ना आप वो क्या कि आप क्या अच्छा बुरा लगा होगा, अच्छा कहते साहब तुम अच्छा नहीं लगता ना। और अगर अच्छा लग रहा है तो कहेगा ये दोनों बेटे मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, इसको ज़िबा कर दो बेशक। लेकिन इसलिए अब बलोचिस्तान में दो कल्चर है ना, एक पश्तून कल्चर है, आधा तो पश्तून कल्चर है, बाकी बलोच कल्चर है। आप दोनों की बात कर रहे हैं या सिर्फ बलोच कल्चर की बात कर रहे हैं? दोनों में ऐसे, दोनों में ट्राइबल सोसाइटी जो है ना, उसके जो आपस में सेम है। पश्तूनों में थोड़ा सा ये है कि क्योंकि बलोच जो थे ये बेसिकली वो हैं खाना बदोश हैं, और ज्यादातर उनकी सेटलमेंट अभी रिसेंटली शुरू हुई हैं, इसीलिए उनके अंदर वो चीजें नहीं आई जो पश्तूनों में आ गई, जो कारोबार है। पश्तूनों में कारोबार आ गया है, बलोच कारोबार नहीं करता। वो मैं हम बैठे हुए थे अकबर बुक्टी के पास ना, तो मैंने कहा कि अपना आप बलोच इतनी तरक्की क्यों नहीं की, इतनी ज्यादा मतलब। क्या था, असल मसला ये है कि हमने पैगंबरी पेशा अख्तियार कर लिया था, बकरियां चराना। अब हम नीचे से नीचे गिर नहीं सकते थे उस प्रोफेशन से हम। बाकी सारा जो आप कब से कब तक बलोचिस्तान में रहे? मैं जी 1980 के मार्च में गया था। तो उसके बाद मैं 1980 फिर पढ़ाते रहे? 1980, 1980 और कहाँ पढ़ाते रहे? मैं बलुचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। जी हाँ, मेरी पढ़ाते क्या रहे, पढ़ाया क्या? मेरा नफ्सियात था बेसिकली, सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड बिहेवियर, ये सारी चीज, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी मैंने बहुत पढ़ाई है, बहुत सारे लोगों ने। उस जमाने में हुआ ये था कि 77 नया नया खत्म हुआ था, और हैदराबाद के लोग जो थे, सादिस केस के लोग, ये सारे जो थे उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिले हुए थे। ये सारे इस वक्त एक पोलिटिकल लीडरशिप है ना जी वहां पर जो मौजूद, इनमें अक्सरियत मेरी स्टूडेंट रही है। यहाँ तक कि ये अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर, इनके वालिद मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ये उर्दू में वहां पढ़ते होते थे हमारे पास। अच्छा, मैं पहले तो यूनिवर्सिटी में 4-5 बरस आप पढ़ाते रहे जी, मैं फिर बलोचिस्तान। पढ़ाया, फिर फिर एज अ फिर वो सिविल एक, स्टूडेंट आप आ गए बलोचिस्तान 1984-85 में। जी शादी के बाद मैंने इम्तिहान दिया। तो वो ये तक वो हालात बदले। एक तो ये था कि वो अब लोग वैसे नहीं आ रहे थे सवाल करने वाले भी, दूसरे तीसरे। फिर मेरी ये यहाँ से ख्वाहिश थी कि वापस आ जाऊं पंजाब, लेकिन मैं फिर भी नहीं आया पंजाब। तो मैंने फिर सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया जी। अच्छा, वो सिविल भी सर्विसेज का जिस जमाने में आपने इम्तिहान दिया, 1984 में दिया, 83 में दिया? मैं 83 में जी पहली दफा 28 साल उम्र हुई थी, आपको याद होगा। एटी वरना मैं तो जांच खत्म कर चुका हुआ था। अच्छा, हाँ, क्या रोमांस था सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का? बहुत जबरदस्त। एक बात तो ये है कि सिविल सर्विस के साथ अभी तक मतलब ये था कि कम से कम सीएसपी के साथ, वो जो था ना एक, भुट्टो जब गया था आगा शाही, उनके बाद ठट्ठा गया था ना, तो मुतालबा किया क्या चाहते हो तुम, तो उन्हें आगा शाही को डिप्टी कमिश्नर लगा दें कोई बंदा ठीक। लेकिन सर रोमांस टूट गया था। आप कभी कॉर्नेलियस रिपोर्ट पढ़ें, कॉर्नेलियस रिपोर्ट के ओपनिंग सेंटेंस बहुत जबरदस्त है। वो कहता यह है कि गॉन आर द डेज व्हेन सीएसपीज वर ऑनेस्ट। हम्म। उन्होंने कहा ये प्री एमिनेंस जो मांगते थे ना, अब नहीं मांग सकते, क्योंकि 1958 में वो कहता यह है कि जो 3 मेजर एंटी करप्शन केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो सीएसपीज के हुए। हम्म। तो ये लेकिन डिक्लाइन आ गया। लेकिन और ये सब करप्शन या ऑनेस्टी इज नॉट द ओनली इशू ना। क्या सिविल सर्वेंट्स में विजन था 1980s में? जी जी ठीक था इनका इनकॉम्पिटेंस बहुत लेट सर। पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार 2 खानदान हैं, सियासी तौर पर अगर कहा जाए तो। फौज के आगे सरेंडर भी इन्हीं दोनों खानदानों ने किया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेसी को भी पोलिटिसाइज उन्होंने किया, नवाज शरीफ का खानदान और जरदारी का। यानी एक इन्होंने बकायदा धड़ेबंदी कर दी कि जो बेनजीर के या उसके सियासत ब्यूरोक्रेट हैं वो नवाज शरीफ के लिए बेईमान और करप्ट हैं, और नवाज शरीफ के जब उनके लिए पूरी हद फासिल बन गई थी, दोनों ग्रुप्स बन गए थे। और वो रोजे रखते थे, तो 2.5 साल उसके यहाँ, जहाँ 2.5 साल का रोजा है, और 2.5 साल, और उन्होंने वो सब कुछ किया है जिस जो वो चाहते थे। यानी आप सोचें कि 1988 के अंदर बेनजीर की हुकूमत लेने का जो कंप्रोमाइज था कि आप साहबजादा याकूब अली खान को वजीर खारजा लगाएंगे, वीए जाफरी को फाइनेंस का मिनिस्टर लगाएंगे, ये करेंगे, इस कंप्रोमाइज ने उसकी पूरी की पूरी बाप की दूसरों की जद्दोजहद धड़ाम से गिराई। शी देन स्टार्टेड सरेंडरिंग एवरीवेयर। और मुकाबला उसका था उस शख्स के साथ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की कंटीन के ऊपर बैठ के तलत के गाने सुनाया करता था, और जनरल जिलानी ने उसको उठा के फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया था। ये दो कासा लेसों का मुकाबला था, जिन्होंने अथॉरिटी जो थी वो डिराइव की फौज से, और उस अथॉरिटी को इस्तेमाल किया
ब्यूरोक्रेसी को करप्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश करने के लिए। और साथ ही उन्होंने फिर अपनी मर्जी के जजेस भरने शुरू किए, और दो ग्रुप बन गए थे जजेस के एक जनाब इस उससे आएगा अपना अपना उससे अपना चैम्बर से आएगा, दूसरा इस चैम्बर से आएगा। ये मुसलमान चैम्बर है, ये काफिर चैम्बर है, ये कम्युनिस्ट चैम्बर है, ये अपना नजरियाती चैम्बर है, ये पता नहीं। और फिर एक इंस्टीट्यूशन साथ मिला उनके, वो था सहाफत का इंस्टीट्यूशन। में एक तरफ मजीद निजामी ग्रुप था जो पूरी की पूरी पैटर्नेज करता था, दूसरी तरफ वो हमारा जो मॉडर्न जो है जदीद ग्रुप, जो आज भी नजम सेठी से लेके अब तो वो सारे के सारे एक ही तरह के हो गए, क्योंकि सारा मफाद जो है वो आ गया। ये दोनों ग्रुप, इन लोगों ने पाकिस्तान की पूरी इमारत को ढा के तबाह बर्बाद कर दिया। और इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक इसीलिए बच गया, थोड़ा सा जो नजर आता है, अगरचे कि मैं नहीं समझता कि बच गया है, वो कि जो थी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि उन्होंने राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपने जो है वो अपनी उनके अपने जो बनाने वालों को नहीं भूला। वो आज भी वो 2FF जो है वो नीली पट्टी पहनती है उस शख्स की याद के अंदर, कि जिस शख्स ने लाल किले के अंदर दरवाजे में गर्दन दे दी थी, दरवाजा खुला रह गया था और उसकी वजह से इलाका फतह हो गया था। उसको सेरेमोनियल पट्टी के तौर पे पहना जाता है। आज भी फाइव पंजाब और बाकी जो है मैं वो इसको कहते समझ हैं, नहीं सका, लाल किले पे सेरेमोनियल पट्टी किस चीज की है? वो एक यूनिट है उनकी 2FF या 3FF। वो इस गर्दन के ऊपर एक पट्टी बांधते हैं, ब्लू ब्लू बैंड पहनते हैं। वो ब्लू बैंड है कि उस शख्स की याद, उस सूबेदार तक की याद में, कि जब थक्का लगा रहे थे ना उसको, किले का दरवाजा बंद करने वाले थे, तो उसने अपनी गर्दन दे दी थी, तो गर्दन उसकी नीली हो गई थी, दर बात मर गया था। लेकिन उस नीली गर्दन ने अंग्रेज को फतह दे दी थी अपना लाल किले पे, और बादशाह जफर जो था उसको उन्होंने पता कर लिया था। तो उन्होंने अपना रूट्स नहीं छोड़े, एक एक कौमा तक। अब उन्होंने कौमें बदलने शुरू कर दी हैं, अल्लाह का फजल है। क्या अच्छा, वो आप नाइनटीन एक एक जुमला बोलते हैं तो 10 किस्म की चीजें मेरे जहन में आ जाती हैं, मैं साथ साथ पूछता चला जाऊं। एक तो फिर मैं वापस आ रहा हूं कि अंग्रेज को जो सबसे बड़ा फायदा था कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिसके अंदर कोई नेशनल फीलिंग या नेशनल स्पिरिट नहीं थी, उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी। नहीं। उन्होंने अंग्रेज को एक आउटसाइडर के तौर पर, एक फॉरेनर इन्वेडर के तौर पर, एक ऑक्यूपायर के तौर पे देखा ही नहीं। आज पाकिस्तान की बहुत सी नौजवान नस्ल इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करती कि जब सेंट्रल इंडियंस ने बहादुर शाह जफर और ये जो जिसको सिपाहीज म्यूटनी कहते हैं, जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, तो वो सेंट्रल इंडियंस की म्यूटनी थी। और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और ये जो कश्मीर है, यहां का सोल्जर था जिसको लेकर अंग्रेज रीइंफोर्समेंट के तौर पर गए, वरना तो अंग्रेजों के हाथ से हिंदुस्तान निकल चला था। निकल गया, बिल्कुल निकल गया। तो उसकी एक बेसिक, अब मैं बताऊं, अगर ये एनफोर्समेंट ना जाती, और आप अंदाजा करें कि सारे पीर पीर भी शाह महमूद कुरैशी साहब के दादा वो लेके गए थे सारे यहाँ से अपने मुरीदों को, और उन्होंने अहमद खल खल को उसको उसको मारा था वो मूवमेंट वाले। अच्छा, उसके बाद केपीके से वहां से भी लोग गए, जो आपका सरहद जो है उसका इलाका, पंजाब का पूरा इलाका। असल में हुआ ये था कि पंजाब के ऊपर ना एक रंजीत सिंह का को 101 साल का जो जो 50-50 साल बनता है टोटल जो है टनूर उसका। वो जो टनूर ऐसा रहा था कि जिसमें मुसलमानों ने उनके खिलाफ जो था एक तहरीक चलाई थी। इट वॉज कंप्लीटली ऐसा ऐसा वो था इक़्तिदार, जिसमें उन्होंने बकायदा सुप्रेस करने की कोशिश की मुस्लिम। इसीलिए आपको याद होगा कि सैयद अहमद शहीद ने अंग्रेजों से पंगा नहीं लिया था, वो उधर से मुड़ के आए थे और रंजीत सिंह के साथ उन्होंने पंगा लिया था कि ताकि हम इसको इसको उतार। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, सैयद अहमद शहीद को किसी हद तक अंग्रेजों की हमदर्दी भी हासिल थी। जी जी जी, गुलाम रसूल मेहर की किताब है ना बड़ी लंबी चौड़ी, कि जनाब वो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को कहा था रास्ता दो, इसको जाने दो वहां पर, इसको तो जाने रास्ता दो, जाने दो। उसकी बेसिक वजह ये थी कि क्योंकि जैसे ही अंग्रेज अंग्रेज, सिखों को अपना दुश्मन समझते थे। हाँ सिखों ने, क्योंकि सिखों ने कंसोलिडेट कर लिया था सर, सिखों ने कंसोलिडेट कर लिया, लेकिन रंजीत सिंह की एक खराबी थी जिसने उसको तबाह किया। और वो खराबी जो है वो नवाज शरीफ से इतनी मिलती जुलती खराबी है, इसके हिसाब में वो मैं आपको बताता हूँ। रंजीत सिंह जब आया तो उसने कहा कि तुम्हें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। और रंजीत सिंह ने जनरल मंचूरा को, और एक और जनरल होता था फ्रेंच, उसने कहा कि मेरी एक फौज चाहिए जबरदस्त वाली, कि जो अंग्रेज के मुकाबले पे यूनिफॉर्म आर्मी। उससे पहले का नाम मुगलों की यूनिफॉर्म आर्मी थी, ना किसी और की थी। तो उसने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है ना लाहौर की, इसके साथ बुद्धू का आवा होता था, उसके साथ उसने उनका एक GHQ बना दिया। और उसने कहा कि ये लोग यहाँ रहेंगे, और अब वो मालिया वसूल करना है फौज जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर है फौज जा रही है, कोई और काम करना है फौज जा रही है। तो सिर्फ वो भूल गया कि ये अगर इस तरह की इन्वॉल्व होगी तो मेरे ही पे काबू कर लेगी। तो जैसे वो, जब तक वो जिंदा रहा वो तो ठीक था, लेकिन जिस दिन वो मर गया तो उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। फौज ने पहले बंदे बनाए हुए थे,
एक उसका था नौनिहाल सिंह था, और दूसरा था दलीप सिंह, खड़क सिंह। एक संजना वाले थे और एक गोरखे थे। तो नौनिहाल सिंह वाला जो था वो चला गया उसके पास, अपना फौज के जर्नलों के पास, कि ये जो खड़क सिंह है ना, ये गद्दार है, ये जो है अंग्रेज के हाथ बिका हुआ है और ये पंजाब उनको बेच देगा। तो फौज उठी वहां से, अंजीर यूनिवर्सिटी से, उन्होंने लाहौर शहर पे कब्जा किया, यहाँ पे तोपें लगाई, वहां पे खड़क सिंह को मारा, और उसके बाद उन्होंने नौनिहाल सिंह को बिठाया। और उस दिन पहली दफा पंजाब में ये तय हुआ था कि वजीर आजम हमारी मर्जी का होगा और हम बताएंगे गद्दार कौन है और मैं बेवतन कौन ये तो ऐसा लग रहा है कि, और ये सब आप ये कह रहे हैं कि महाराजा रंजीत सिंह का जो रूल है वो है। मिलिट्राइज उसके बाद की बात कर, उसके उसके बाद, मिलिट्राइज रूल था बेसिकली तौर पे, उसने बात डेफिनेट डाली पूरा। मिलिट्राइज रूल की। और उससे पहले अगर एक बादशाही या एक सिविल रूल होता था वो खत्म हो गया और मिलिट्री को उसने रूलर बना दिया। तो वो जो जी जी जर्म्स हैं मिलिट्री रूल के पंजाब में, कि फौज हुकूमत करेगी, फौजी मालिया लेगी, फौजी एजुकेशन चलाएगी, फौजी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट चलाएगी, फौजी पुलिस चलाएगी, उसके जरासीम बहुत पहले से पाए जाते हैं। जी जी। उसके बाद आगे सुन ले, बड़ी मजेदार स्टोरी। उसके बाद उन्होंने आगे जाके फिर ये किया कि फिर दोबारा उसके साथ नाराज हो गए फौजी, और उसने सबसे पहले ये काम किया कि उसने तनख्वाहें बढ़ा दी। यानी फिर उसके बाद उन्होंने फौज की तादाद बढ़ाई, क्योंकि थोड़े हैं बहुत, मुकाबला करना है अंग्रेज से। और उन्होंने एक नारा लगाया, राज करेगा खालसा, आकी रहेगा को, हमने गोरे के साथ लड़ना है। क्योंकि जाहिर बात है, जब तक बड़ा दुश्मन ना हो तो आप फौज की जरूरत नहीं पड़ती। तो गोरे के साथ उन्होंने फिर तनख्वाहें बढ़ाई, तो तनख्वाहों के मामले में एक जगह मसला हो गया, तो उन्होंने उसको नाराज हो गए। वो नाराज जब हो गए तो भाग गया वो। तो रानी जन्ना होती थी उसकी, अपना रंजीत सिंह की बीवी, वो अपने भाई को फौजियों के पास लेके गई, उसको माफी दे दे। उन्होंने उसको, उसके भाई को बहन के सामने कत्ल कर दिया। और शाबाश। दलीप सिंह जो था 6 साल का था, इसको हुकूमत में बिठाया। और बिठाने के बाद रानी जन्ना को कि तुम सरप्रस्त होगी, और पर्चियां निकाल के उसने कहा कि आओ वजीर बनो। वजीर को नहीं बनता था फौज के साथ। इस फौज का भी कोई फील्ड मार्शल था? जी जी। और जनरल मंचूरा भाई, ये जो उसका इसका, हाँ, जनरल मंचूरा, ये जो पंजाब का सेक्रेटरी, इसका घर होता था। नहीं, जनरल मंसूरी ये तो नाम सिखों का नहीं लग रहा, ये फ्रेंच था। फ्रेंच, उसने फ्रेंच था, कोई गोरे नहीं आ रहे थे, दोनों फ्रेंच नहीं थे तो ना। सिख फौज जो खालसा है उसका जो कमांडर इन चीफ था वो फ्रेंच था। फ्रेंच जनरल मंचूरा था। वो आके अनारकली के मकबरे में उसको पहले ठहरा था, फिर इसके बाद ये घर बनाया था पंजाब सेक्रेटरी। अब हुआ ये कि रानी संध्या ने कमाल किया, उसने कहा हम इसको शिकस्त नहीं दे सकते। हालत ये थी कि महल के सारे बर्तन जो थे सोने चांदी के, वो बेच के उसके सिक्के बना के फौज को दे दिए गए थे, तब भी नहीं पूरे हो रहे थे पैसे। तो उसने एक कंपेन शुरू की, यूनिटों में जाती थी, हम अंग्रेज से लड़ेंगे, हम अंग्रेज को तबाह करेंगे हम। अब जर्नैलों को पता था हम लड़ नहीं सकते, लेकिन आम फौजी को तो उन्होंने कहा था कमाल, हम तो सिख, हम तो अंग्रेज को समुद्र मार फेंक के आएंगे। तो पहली जब जंग हुई है ऊपर, तो मार मार के अंग्रेज ने भुरकस निकाल दिया, लोगों ने तमाशा देखते थे लोग कि ये मर रहे हैं, और चेलिए वाला में जाके फेंक दिया था। तो वो, उसने रानी जन्ना का जो इंतकाम है ना, वो कमाल इंतकाम हिस्ट्री का। मैं एक दिन पहले वीडियो देख रहा था प्रवीण स्वानी साहब की, जो हिंदुस्तान के एक हैं डिफेंस एनालिस्ट है, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान को शिकस्त देने के लिए एक बहुत बड़ी मुकम्मल और भरपूर जंग की तैयारी कर रही है। जी तो जी, हाँ, आज भी आप मुझे कुछ थोड़ा सा डर लगा कि ये साजिश ही ना हो गई। जी, क्योंकि पता नहीं था। आप खुद सोचे ना कि यानी लोग जो थे वो हंसते थे। वो एनल्स में आता है कि जब ये मार खाते खाते इनकी जाते थे, और आप खुद से घसीटते हुए कहां तक लेके गए हैं उनको। और फिर उसके बाद एक महीना नहीं लगा, वो सारे के सारे जो फौजी थे वो करने वाले। अब देख रहे हैं, इस वक्त अंग्रेज के यूनिट्स में सबसे कमाल फौजी कौन थे? सिख, जिनको अंग्रेज ने शिकस्त दी थी। क्योंकि उनको पता था रंजीत सिंह तो हमारा हाकम नहीं, हमारा हाकम तो जनरल मंचूरा है। तो जनरल मंचूरा की तो कब्र बन चुकी है, अब कोई और, अब जनरल डायर आ जाएगा, हम उसके साथ है, खत्म, दैट्स ऑल। अच्छा, अब आज इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में अब लोग ये समझते हैं कि तमाम मसाइल की जड़ जो है वो फौज है, और फौज का पता नहीं क्या होना चाहिए। आपको क्या समझ आती है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इनका बेसिकली इसकी बेसिस क्या है? देखिए, पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर जो इनहेरेंट इसका जो फॉल्ट मैंने आपको बताऊं, वो फॉल्ट शुरू हुआ है 1950 के अंदर, और वो बड़ा खौफनाक फॉल्ट है। मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी होते थे, ये थे हमारे सफीर थे।
तो ये भी गोरे के भेजे हुए थे। ये बेसिकली इनको गोरे ने रिचमंड में जमीनें दी थी। हम्म। और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत गोरे का साथ दिया था, इन्होंने आगा खान ने साथ दिया था। तो रिचमंड साहब को से जमीनें उठा के उन्होंने उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में इनको वहां पर बिठा दिया। और आगा खान को दे दिया बम्बई और ये सारा कुछ। आपको पता है कि जो मतलब मुस्लिम लीग का सरबराह आगा खान सोइम थे ना, जब वो, क्योंकि आगा खान ने कैप्टन डायर की मदद की थी कंधार फाइट के अंदर, और इस्वानी भी साथ उसके साथ। तो इस्वानी उनका एजेंट था बहुत बड़ा। अब बड़े बड़े नाम है, हम क्या कह सकते हैं, हम एबुलेशन इस्लानी रोड भी बनी हुई। उसने लियाकत अली खान को खत लिखा कि ये तुमने रूस को जाना एक्सेप्ट कर लिया है, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अब अमरीकी हमारे आगे पीछे फिर रहे हैं, वो कहते हैं इंडिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो ऐसे हैं, हम तुम्हारे इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तुम्हारी है, इंडिया तो वैसे रशिया की तरफ है, तो तुम जो है हमारे साथ ना हम तलकात बनवाओ। तो उसने कहा मैंने उनको कायल कर लिया है, अब तुम्हें अगर इनविटेशन आए तो हमें जो है आ जाना अमेरिका। तो अबुल 1950, हसन इस्फहानी उस वक्त अमेरिका में सफीर थे। सफीर थे। ये जो अमेरिकन एम्बेसी है ना, पुरानी बिल्डिंग जो हमने पता का, ये अबुल हसन इस्फहानी ने सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट की खरीद के दी थी इनको, जो कि उनकी लिस्टिंग जो थी। कराची में थी। नहीं नहीं नहीं, वाशिंगटन डुपंग सर्कल में जो है, हाँ, ब्लू पॉइंट सर्कल, बिल्कुल सही। वो पुरानी वाली बिल्डिंग थी। हम्म। तो वो इन्होंने खरीद के दी थी। तो असल मसला ये हुआ कि तो अब ये लियाकत अली खान ने तैयारी शुरू की जाने की। अब वो तैयारी की रुदात में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। इन्होंने कहा हमारे पास कोई कोई वो नहीं है, अपना जहाज नहीं है। तो उन्होंने, अमेरिका ने अपना जहाज भेज दिया। सीरियसली। तो लियाकत अली खान और राना लियाकत अली खान ये दोनों गई थी, और उस जमाने के अखबारात मेरे पास पढ़े हुए अमेरिका हैं। मुलाकात करने के लिए अमेरिका के जहाज में गए थे? जी 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 जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लियाकत अली खान के उससे एक ऑर्डर जारी हुआ था, उसको कहते थे हाशिम रजा कमिश्नर अपना, कि लियाकत अली खान साहब की जो राना लियाकत अली खान है, इन्होंने 50 साड़ियां बनवाई हैं, और आइंदा से कोई टेक्सटाइल मिल जो है ये साड़ी दोबारा उस वक्त तक डिजाइन नहीं करेगी, चाप नहीं बनाएगी जब तक वो वापस नहीं आ जाते, ताकि वहां जो तस्वीरें हैं वो साड़ी जो है ना, वो कम से कम किसी और ने ना पहनी हो वैसी साड़ी। तो ये यहाँ का। अच्छा, ये वहां पहुंचे, 11 दिन का टूर था। इन्होंने कहा आपको 15-20 दिन के लिए हम अमेरिका में रहना चाहते हैं, उनका आप रह लें। ये उसी जहाज में अमेरिका में रह रहे हैं। फिर उसके बाद इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड में इन्होंने कहा 15-20 दिन वहां रहे। और फिर इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार कनाडा में, हम इस जहाज वहां ले जा सकते हैं। तो ये जहाज लेके कनाडा चले गए। तो 2.5 महीने का टूर करके ये यहाँ पर बट पहुंचे वापस। सीरियसली, मतलब तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी स्टेट में किसी किस्म का डिसिप्लिन जो था वो उस वक्त भी नहीं था, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ है ना? शाहाना था। आप ये कह रहे हैं कर्नाटक। कि लियाकत अली खान एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, बजाय इसके कि 5 दिन 4 दिन या 3 दिन के लिए अमेरिका जाते, वो कई दिन अमेरिका में ठहर गए, फिर वो सैर सपाटे करते रहे, फिर बरतानिया चले गए, फिर बरतानिया से कनाडा चले गए, और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का जहाज़ वो एक्सप्लॉइट करते रहे। इसका मतलब है कि अमेरिकन ने उस वक्त, और CIA बन चुकी थी 47 में, उन्होंने उस वक्त अंदाज़ा लगाया कि इनकी तो स्टेट इंतहाई कैरेक्टरलेस है, इन लोगों की तो कोई कैरेक्टर ही नहीं। सर, करनाल के नवाब से आप क्या तवक्को करते हैं? पूरी जिंदगी इसके वो एनल्स में नवाबी हो, जो सुबह सवेरे उठे और एक जूते पहनाने वाला खड़ा हो, एक हुक्का लेके खड़ा हो, एक सर को मालिश करने वाला खड़ा हो। ये नवाब नवाब थे ना, नवाब सलीमुल्लाह खान, क्या सारे थे ना। अच्छा, अगली कहानी सुने सर, उसमें उस वक्त CIA का भी अमल दखल नहीं हुआ था। अमेरिकन नेवीज की एक रिपोर्ट है, आपको मिल जाएगी उसके अंदर ना, सिक्योरिटी पेपर जब तो ओपन हो गए हुए हैं। एक रिपोर्ट है उसके बारे में, अयूब खान के बारे में, हम्म। कि एक 6 फुट 2 इंच का बंदा है, ये बहुत अच्छा है, ये अमेरिका से ज्यादा अपने आप को अमेरिकन समझता है, और ये हमारे लिए बहुत वफादार ये किस रहेगा साल की सामने। रिपोर्ट है? 1952 की है? 1951 की है मेरे ख्याल है। अच्छा। आपको मिल जाएगी अमेरिकन नेवी की। उस वक्त अमेरिकन नेवी जो थी ना, वो रिपोर्ट, उसका एक विंग था, इंटेलिजेंस विंग बनाता था। हम्म। तो उसको उसको लगा दिया जाए अगर CNC पक, तो उस वक्त जनरल ग्रेसी वो था CNC। तो ये जब आए हैं, मैं सितंबर के अक्टूबर में आए हैं, तो ही वॉज मेजर जनरल अयूब खान एट दैट टाइम। तो अयूब खान को उन्होंने 15 दिन के अंदर प्रमोट कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल, और 20 दिन के बाद उन्होंने फुल जनरल नहीं, बन के किसने उसको। किसने प्रमोट कर दिया, मतलब लियाकत रिपोर्ट? अली खान, लियाकत अली खान। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो आप उसके बाद, तो आपके मुझे आपके इस मुझे बात से ऐसा लगता है कि आप उस थीसिस को सब्सक्राइब नहीं करते कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन शुरू से ही चूंकि अंग्रेज़ों ने बनाया था,
तो वो शुरू से ही अमेरिकियों के कंट्रोल में था वाया इंग्लिश। आप समझते हैं कि नहीं, अमेरिकन ने उसे कल्टीवेट किया है 1951-52 में। सिस्टम कमजोर था, वो पेनिट्रेट कर गए। सर वो जो दो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस है ना, अगर आप उनको देख लें ना, एक येल्टा कॉन्फ्रेंस और एक बर्टन वुड कॉन्फ्रेंस जो है 44 में हुई, बर्टन वुड हुई है, तो येल्टा भी उसी जमाने में हुई है। तो उस जमाने में जो अफ्रीका और इसको तकसीम करने के बारे में अमेरिकन ने कह दिया था कि नो वी हैव टू टी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आप अपना सामान बोरिया बोरिया लपेटे और निकले यहां से। और यही तय हुआ था, इसकी वजह से वहां अफ्रीका से भी निकले और यहां से, क्योंकि उन्होंने अब वो एक आईएमएफ को ले आए थे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बन गया था, वर्ल्ड बैंक आ गया हुआ था, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूनाइटेड नेशन बन गई हुई थी, अमेरिका का होल्ड था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की पेपर करेंसी में कन्वर्ट हो चुका हुआ था सब कुछ सब। यानी आपके वालद से अगर आप पूछें तो हमारे दादा के पास, मेरे वालद के पास जो थे वो 1947 तक सोने के और चांदी के सिक्के होते थे, हमारे घरों में होते थे। वो उन्होंने कर लिया था, वो फिक्टिशियस करेंसी ले आए थे। इसलिए पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस बनाना ही था। फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि इस खित्ते के अंदर जो सबसे अहम तरीन बात यह थी कि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस जो था वो जारिस्ट का, ये ड्यूरेंट लाइन क्या है, ये बेसिकली पहले जार है, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, उसकी लड़ाई के लिए। और वो तो ड्यूरेंट बनी इसीलिए थी कि यहां से इसको बफर जोन पे रोक लिया जाए। तो हमारे यहाँ अमेरिका का ही उनका होना था। MI6 तो एक सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन बन गई हुई थी। उसको उससे उससे राय लेते थे कि तुमने यहाँ लोगों को कंट्रोल किया, बताओ कैसे। अभी भी लेते हैं। अफगानिस्तान में जो आखिरी हेलमंद की लड़ाई हुई है वो इसी वजह से भी थी कि तुम बताओ, तुम इस इलाके को कंट्रोल करते हो, आओ तुम आके करो। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस आना था। रशिया में जाने के बजाय हम इधर चले गए। और आप खुद सोचें कि उस वक्त से लेके, यानी अयूब खान की भी बायोग्राफीज पढ़े ना, और या उसके देख पढ़े खलताफ गौर के, वो लिखता यह है कि इसकी एक्सटेंशन जो थी, और ये इनकी लड़ाई आपस में शुरू हो गई। अब यहां सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई शुरू हुई। सिविल ब्यूरोक्रेसी को हेड करता थे अपना गुलाम अहमद, चौधरी मोहम्मद अली, सिकंदर मिर्जा, ये पूरा ग्रुप था। और इनका रूल था, और इनको जाहिल कहते थे ये। तुमको क्या पता है ये। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। 1953 में जो सिकंदर मिर्जा वो सेक्रेटरी इंटीरियर ऊपर जो होता था, तो कादियानियों के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गई। हम्म। लाहौर में पहला मार्शल लगा। लाहौर में जब पहला मार्शल लगा तो उन्होंने कहा जी बंदे मारो। तो बंदे मारने शुरू करते। जनरल आजम वॉज इंचार्ज। जनरल तो आजम जब ने जो कत्ले आम किया लाहौर में, वो कितना बड़ा था? अब उसकी रिपोर्ट्स तो मुझे पहले, कि मैं उसकी रिपोर्ट्स जो हत्या तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन मतलब वजीर आजम। अब कहते हैं बहुत ज्यादा मुख्तलिफ, मुझे एक्चुअली पता थी। तो वो लिखता था आज मैंने 25 मौलवी मार दिए, आज मैंने 30 मौलवी मार दिए, मैंने 30 मर्चे। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बुला लिया एक दिन इसको, सिकंदर मिर्जा को, कि ये क्या हो रहा है, इतने बड़े मुजाहिदीन मर रहे हैं, मेरी रात की नींद हराम हो गई। तो सिकंदर मिर्जा ने इसको फोन उठाया। उसने कहा जाहिल फौजी, लिखो शर पसंद मारे हैं, ये मौलवी लिखने की क्या जरूरत है? तो ये उन्होंने सिखाया है, इनको सब कुछ सिखाया इन्होंने, सिविल ऑफिसर ने सिखाया। तो उसने फिर आइंदा से लफ्ज क्रिएट। जनरल आजम को जिस तरह ट्रेनिंग हुई भी थी अंग्रेजों की, वो मौलवी को शर्पसंद ही समझता होगा। सर वो फिर लफ्ज क्रिएट हुआ था मिसक्रिएंट्स, आपको याद होगा। हम्म। एक हमारा खास लफ्ज अभी क्रिएट भी हुआ था। अभी भी तो आईएसपीआर यही कहता ना कि मिसक्रिएंट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। नहीं अब वो आ गया ना, टेररिस्ट आ गया ना। वो तो 9/11 के बाद डिक्शनरी बदल गई है ना। हम्म। पहले मिसक्रिएंट था, अब टेररिस्ट आ गया। तो हम्म। मिसक्रिएंट लिखा, आज इन्हें उनको सिखाते थे। अयूब खान कहता है कि मैंने इसको सिकंदर मिर्जा से कहता था कि यार तू अच्छी जगह पे पहुंचा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। 54 की जब ये असेंबली टूटी है, हम्म। जो उसने उसने तोड़ी है, आपको सोचे कितने बड़े बड़े हम हीरो बनाए हुए हमने लोगों ने। तो कॉर्नेलियस ने उसका डिसेंडिंग नोट दिखा। लेकिन 1958 में जब अयूब खान सिकंदर मिर्जा ने तोड़ी है, तो कॉर्नेलियस साथ था। एंड कॉर्नेलियस वॉज द पर्सन जो 3 साल याया खान का वजीर कानून रहा है। हम्म। आप खुद सोचिए। और उसने बिल्कुल वो सही। आइन हम ड्राफ्ट किया था। सिर्फ जस्टिस कॉर्नेलियस के एक ही फैसले पे उनको हमने हीरो या पैगंबर बनाया हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, उसने 16 दिसंबर को जब डिफैक्टल पाकिस्तान का हो गया, तो उसने एक आइन पेश किया था याया खान को, हम्म। एक इस्लामी आइन बना के, कि कल आप इसको नाफज कर दें, कौम भूल जाएगी मशरकी पाकिस्तान को। हम्म। जब उस कर नहीं लिए। तो हम उसका, अच्छा वो फैसला भी सर एक सिविलियन बेचारा गुलाम अहमद था। जब अयूब आ गया ना तो खत्म, सब कुछ खत्म। अच्छा मैं सिर्फ वर्ष कर रहा था, बड़ी मजेदार सी इसमें एक बनती है सारी। तो इसके अंदर उसके ने अयूब खान कहता मुझे एक्सटेंशन लेके दो। अब वो लिखता ये है कि सिकंदर मिर्जा जो है ना, ये मुझे कहता था यार पार्टनर तू मतलब फिक्र न कर, एक्सटेंशन तेरी हो गई। और ऊपर वजीर आजम चूंकि हर 6 महीने में बदल रहे थे, तो उनको कहते थे ये सोचने अयूब की खान बात को है। भी एक्सटेंशन चाहिए थी।
हाँ, एक्सटेंशन तो चाहिए थी। एक्सटेंशन तो मुस्तकिल रहता है सर। ये अब हाल निकल रहा है ना एक्सटेंशन का, इतने हफ्ते के नहीं, बाद। अयूब खान को एक्सटेंशन चाहिए थी एज चीफ और एज मेजर जनरल। चीफ, सीएनसी, चीफ कमांडर इन चीफ, उससे वो तो सीएनसी कमांडर है। इन चीफ किस साल में बन गए थे? मैं बता, 51 में मेरे ख्याल है। 51 में कमांडर इन चीफ बन गए थे, और उसके बाद फिर वो रिटायर नहीं होना चाहते थे, उनको नहीं भी। रिटायरमेंट। तो लास्ट जो 58 तक वो चलती रही, तो आगे नहीं दे रहा था सिकंदर मिर्जा, चाह रहा था क्योंकि अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, आइन आ गया है, इलेक्शन करवाएंगे। और इलेक्शन में खान अब्दुल कयूम खान की जीत बड़ी ऑब्वियस हो गई थी। 1958 में मार्शल लगा, 59 फरवरी में इलेक्शन थे, तो क्या उसने बना ली थी पॉलिटिशियन के साथ बड़ी जबरदस्त। नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि अयूब खान का जो असल मसला था मार्शल लॉ लगाने का, वो ये था कि उसको एक्सटेंशन नहीं आगे मिल रही थी? नहीं, मैं बताता हूँ, उसने उसने ना, अयूब खान ने अपने लिखा है कि मैं ना लंदन में ठहरा हुआ था, तो बालकनी में मुझे हवा बड़ी जबरदस्त थी, मैं किताबें पढ़ता जा रहा था, तो वहां बैठ के मैंने एक जबरदस्त किस्म का प्लान बनाया लोकल बॉडीज का। लोकल बॉडीज, ये जो बेसिक डेमोक्रेसी का। और मैं समझा कि ये कुछ मुझे अगर मौका मिले तो मैं इसको नाफिज करूंगा। और मुझे नाफिज करता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं गवर्नमेंट को देता हूँ, तो उसने वो प्लान बना के सिकंदर मिर्जा को दिया। तो कहता हूँ मेरा उन्होंने फाइलों में गुम कर दिया, मुझे घास नहीं डाली। मुझे बड़ा गुस्सा था, ये क्या है। तो उसने कहा कि मेरी एक्सटेंशन करवा दो। तो कहता वो, मैं एक दिन, कहता मैं फिरोज खान उनको जाके पेश हुआ, मैंने उसको जोर से सलूट किया। मैंने कहा पिंडी में बैठे हैं हम लोग, कभी उधर तवज्जो करें, हजरत वजीर आजम साहब आए। कहता मैंने उसका इतना जबरदस्त इस्तकबाल किया, 25 बजाय मैं 36 तोपों की सलामी, तो खाने तो ये और वो और सारा कुछ। और उसके बाद मैंने फिरोज खान उनसे कहा सर मेरी एक छोटी सी फाइल है। उसने कहा किस चीज की फाइल है? कहता सिकंदर मिर्जा इधर उधर करता है तो बताए। कहता सर वो मेरी 2 साल की एक्सटेंशन की फाइल है। तो फिरोज खान उनको तो डर बात है, बूस्टिंग मिली थी, वहां गया, उसने 4 साल की एक्सटेंशन दे ओह माय गॉड। दी। लेकिन और ये सब इससे तो फिर ये है कि ये मसला तो फिर शुरू से हुआ ना, फिर जो कुछ अभी हमारे सामने हो रहा है, ये जी जी। ये एबरेशन ना हुई। ये या बेसिकली जेनेटिक, ये हमारी जीनोटाइप है, यानी हमारी खसलत ही यही है, हमारा ढांचा शुरू से इसी तरह से चल रहा है। सर ये कितने बड़े बड़े नाम हैं। अयूब खान ने सारे सियासतदानों को बुलाया, बड़े बड़े लोग थे, ये हम्म। ख्वाजा अख्तरुद्दीन से लेके तो मुस्लिम लीग तो जमा। उसने एक एब्डो का कानून बनाया था। उसने कहा था कि एब्डो के कानून में अगर तुम लोग कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए खामोश रहो, तो मैं तुम्हारे केसेस नहीं खोलूंगा। और वो उन खामोश हो गए थे। और वो बाद में वो लिखते हैं, वो किसकी किताब मैंने पढ़ा था पूरा, कि जब हमने पूरा कंप्लीट करके निकाला, तो वो सारों के मिलकर चंद लाख बनते थे, वो केसेस बनते थे। यानी आप अंदाजा कितना बड़ा नाम है सोरवर्दी नहीं, साहब का। अच्छा। बिरला नाम है ना, बड़ा बहुत नाम है। बहुत बड़ा नाम है। 1954 में असेंबली तोड़ने लगा। कौन था? गुलाम मलक मलक गुलाम अहमद। उसने जेड सुलैरी, एडिटर पाकिस्तान टाइम, उसको कहा देखो बात सुनो, सोरवर्दी बीमार है वहां पर, और स्विट्जरलैंड में इलाज करा रहे हैं। वो बहुत बड़ा लीडर है, उसके जाके बयान दिलाओ कि इतना अरसा हो गया है, इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, सो इट हैज लॉस्ट इट्स यूटिलिटी, इसको तोड़ देना चाहिए। सोरवर्दी ने बयान दिया, और उस बुनियाद की बुनियाद बयान की अपना बयान की बुनियाद पर उसने असेंबली तोड़। हमने ऐसे सलूट कर करके, खुदाई कसम, मैं कभी सोचता हूँ, कभी जाके मैं एनएफ देखता हूँ ये सारी चीजों को, वो हमारे तो क्योंकि वो सारी किताबें जो थी ना हमारे उसमें डीसी ऑफिस के अंदर, उसमें आती रहती थी, रिपोर्टें आती रहती थी, बाकी चीजें। यानी आप अंदाजा करें कि एक कितना बड़ा नाम सुलैरी साहब जर्नलिज्म का, दूसरा सोरवर्दी साहब, और हमने वो छोटी छोटी कहानियां बनाई हुई हैं, मुझे क्या बात है, उसने वो वहां चला गया था, वहां चला गया था। वो भाई पहली असेंबली जो है उसके बयान की बुनियाद पे टूटी है तो पाकिस्तान और की। ये सब ये सारा टाइम पीरियड वो है जिसमें हिंदुस्तान ने 3 साढ़े 3 साल लगा के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस पे वो कारबंद हो गए। उन्होंने बिल्कुल पॉपुलर जनरल इलेक्शन अर्ली 50s में करा दिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में तो एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन ही नहीं हो सका ना 1970 तक। नहीं, अभी आप 54 में तो भी वो तो दूसरा हुआ, ठीक है। वो तो वो सिलेक्टिव था ना, वो तो असेंबली से उन्होंने लिया था उसको दूसरा। रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज पे था ना। तो जी हाँ। हिंदुस्तान ने एक 1951-52 में पहला जनरल इलेक्शन करा दिया एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद के ऊपर, और जी हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने बना दिया। तो पाकिस्तान के अंदर कहीं पर यह ख्याल नहीं होता था कि हिंदुस्तान हमसे आगे जा रहा है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वजह है यहां पे उस तरह की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी? सर आपने कभी मीटिंग्स देखे हो ना लॉ एंड ऑर्डर की, और इन सारे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक,
तो हमारे यहाँ जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और ये चीजें जो है ना, ये मीटिंग्स में कोई अहमियत नहीं। मतलब बचपन में नया नया सिविल सर्विस में आया तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि मतलब व्हेन समथिंग इज लाइक दिस कि यू हैव टू फ्लाउट द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट और द, मतलब मैं आपको अपनी जाती मिसाल आपको देता हूँ कि मैं आई वाज असिस्टेंट कमिश्नर पशीन, मेरे ख्याल है पशीन और कोयटा साथ थे। तो कहा गया कि जी, उन्होंने कहा जी कोयटा में अफगान रिफ्यूजीज के दफ्तर शिफ्ट कर दें, एंड द डिसीजन वाज मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बंदे ने वहां पर जाके ना वो कर लिया, जो जहाँ शिफ्ट करना चाहते थे हम, वो जमीन किसी और की थी, उसने स्टे ले लिया कि मेरे यहाँ मसला हो जाएगा, तो स्टे दे दिया कि किसी और जगह पे। अब वो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसको यहीं शिफ्ट किया जाए। अब मुझे कहा गया कि जब ये ऑर्डर आएगा तो तुम सबसे पहले हमें लिखना कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी जबरदस्त खराब है, तो मुझे मलेशिया चाहिए इसके लिए। तो मलेशिया, उसके लिए हमने उसको कहा कमांडांट को, मैंने कहा मलेशिया भेजें। इतने में वो काम शुरू करा दिया, भाई तुम शुरू करो, सारी बिल्डिंग बनाना शुरू करो। उसने कहा जी ये तो जब तक हमारा मेजर जनरल जो है, जो कमांडांट है, वो नहीं, वो पहले वो लेटर गया वहां पर, वहां गया, वहां सोचा उसने कितनी फौजें, फिर असेसमेंट हुई कितने, इतने में 7 दिन लग गए। और जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हुई, हमने आगे कहा वो किस्टे ऑर्डर खत्म। तो ये मेरी बिगिनिंग की नौकरी की शायद पहली शुरुआत थी जिसमें ये हमने सीखा था। मैंने एक दिन पहले देखा कि अभी तो 27वीं आईनी तरमीम अभी पेश ही नहीं हुई थी सेनेट में, लेकिन चूंकि ये बात है कि उसमें फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको बिठाना है, तो फैसला होगा कि वो कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में। जी जी। और फेडरल शरीयत कोर्ट कहाँ जाएगी, मैं डॉन में पढ़ रहा था, तो थर्ड फेडरल फ्लोर शरीयत कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में जाएगी। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वहां पे इस्लामाबाद में कोर्ट की, उसने वहां से जो बाकी सामान था वो निकाल दिया, फ्लोर खाली कर दिया, और वो अब वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं फेडरल शरीयत कोर्ट को, मैं बिकॉज आपको बताऊं, जो तकलीफ दे बात ये हुई है अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन टेबल नहीं हुई है, अभी 27वीं। नहीं है, इस तकलीफ दे बात उनको पता है ना। तकलीफ दे बात यह है कि ये सोच रहे थे कि कौन सा पीएन किसके पास जाएगा, तो कौन सा कुक किसका होगा, तो गाड़ी किसकी होगी, तो ये किसका होगा। अब मैं दे हैव टेकन इनटू, जैसे कहता सरेंडर इस लेवल का है, समझते ये हो जा रहा है। हालांकि ये आप मुझे ये बताइए, हम्म। इन बल्क अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस आज रिटायर हो जाएं, एक जज जो था ना, खड़ा हुआ था ना इफ्तिखार चौधरी, जो भी आप कहें, मूवमेंट बनती नहीं, जो फिजा बनी हुई थी, लोग उसकी गाड़ी को चूम रहे थे, जो ठीक है कहते हैं क्यानी ने स्पोर्ट, एक तो हमारे कॉन्स्पिरेसी बड़ी चोरी चोरी बहुत जबरदस्त, वो जी फलां ने स्पोर्ट किया था 77 में, फलां ने, ओ भाई ऐसा नहीं हुआ करता। इमरान खान का जलसा शुजा पाशा ने 2011 का, मैंने कहा सारी जिंदगी जलसे कराते गुजरी है, हम्म। 10,000 बंदा जमा नहीं होता, तुम पता नहीं क्या बात करते हो। तो नहीं, वैसे ये नहीं। मैं मतलब लोग नाराज हो जाते हैं, कितनी चूतिया बात है, और अच्छे बड़े समझदार लोग इसमें बिलीव करते हैं। मुझे रोज ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जनरल पाशा ने लाहौर का जो जलसा, तारीखी जलसा इमरान खान को कराया। मैं उन्हें कहता हूँ यार, अगर जर्नैल इस तरह से, रिटायर्ड जर्नैल, मतलब हाँ, अगर जर्नैल इस तरह से जलसा कराते तो आसिम मुनीर का जलसा करा देते, नवाज शरीफ करा का दें। जलसा करा देते, मरियम का जब जलसा हक का करा। जलसा करा दे दो तो स्ट्रॉन्ग थे, अयूब खान का जलसा नहीं करा सके। मैंने मादरे मिल्लत खालिद, के जलसे देखे अपना पीर साहब, मैंने मादरे मिल्लत के जलसे अटेंड किए हुए हैं। ये उसको तो पढ़ता होता था 64 में, बहुत बच्चा था मैं, मुझे वाला साहब कान से पढ़ के लेके तुम क्या कर, उसका जलसा अयूब खान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा होता था। किसकी हालांकि बात अयूब कर रहे हैं? खान मादरे मिल्लत के हाँ, फातिमा जना मतलब की, तुमने देखी नहीं करा सकते सर, नहीं वो कर, तो फौज में बैठे हुए ना। लेकिन डिप्टी कमिश्नर को कहे ना, डिप्टी हाँ, कमिश्नर को कि हाँ, तुम जलसा कराओ, तो 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकता वो। ये एक बड़ा अजीब अलमिया है पाकिस्तानी कौम का कि बेवकूफ़ी की जो बातें हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, उसमें ये लोग बिलीव अच्छा, कर। ये आम आदमी नहीं करता, ये आपका जर्नलिस्ट करता है, बिका हुआ जर्नलिस्ट। हम्म। वो उसकी तो बहुत है, वो तो बहुत ज्यादा है, तादाद बहुत ज्यादा है उनकी। जी जी, अक्सरियत अक्सरियत हो गई करिए तो है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये सही बताएं है कि ना? मैं, आपने जो 1950 की दिहाई की बातें की अयूब खान की, क्या मैं सही हूं? मेरा कंक्लूजन ये है कि ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन इनएविटेबल थी अयूब खान के इक़्तिदार की वजह से। अयूब खान ने बेसिकली 1952-55 के बाद से जो पाकिस्तान की सियासत में, जब रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं था, असम्बलियाँ टूटी, अदालतें काम नहीं कर रही थी, फिर अयूब खान बैठ गया, फिर उसने अपना एक तरक्की का डेवलपमेंटल फेज शुरू कर दिया 10 साल का। इन तमाम चीज़ों में ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इग्नोर हुए, पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं था।
अब अगर पॉलिटिकल प्रोसेस होता तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान साथ ग्रो कर सकते थे। 1970 का इलेक्शन बेसिकली तौर पे वाज द एंड ऑफ पाकिस्तान। डू यू एग्री विद मी? 100%। देखें उस वक्त होते 5 ईयर प्लान्स। हम्म। आपको पता, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान आया था। पहले 5 ईयर प्लान में 55% ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, 23%। दूसरे 5 ईयर प्लान में उनका हिस्सा था 27%। तीसरा 5 ईयर प्लान आया 1970 के अंदर, हालांकि उनका उनकी हिस्सा आबादी तो ज्यादा नहीं थी। 55% थी ना। हम्म। तो उसके बाद उनका हिस्सा आया 32%। एक तो ये था। दूसरा, आपको याद, एक किताब है तो इसको फ्रॉम जस्टिफाई कैसे करते थे उनको इतना थोड़ा शेयर देना? सर, आप जहां बैठे हुए हैं ना, वो बेचारे तो दूर थे, आर्म्स लेंथ। जैसे बलूचिस्तान की जो फाइल, आप मैं जब बलूचिस्तान जाता था ना, फाइल, तो मैं उनसे कहता था तुमने बलूचिस्तान की फाइल जो है वो डंडे से खींचते हो, दूर रखी होती थी। वो यार उधर से पकड़ के उठा के ले आओ। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कौन 1,000 मील का सफर करके आएगा, ये करेगा। आप बेचारे वहां बैठे हुए थे, यही चीज थी। इलेक्शन आपने कराए नहीं है कि आपको अक्सरियत की जरूरत थी। जब आपने इलेक्शन करवाए, वो तो वजीर आजम ले आए अपना। अच्छा, असल मसला दूसरी चीज, वो तो यही कहता था शेख मुजीब। मैं शेख मुजीब के जलसे में गया था 1970 में, ये इसमें हुआ था। आज नासिर बाग है ना, ये गोल बाग होता था लाहौर में। लाहौर में। तो हम चले गए, 2-3 दोस्त थे मेरे। वो हम देखने गए, वो हंगामा करा गया। तो उसने कहा देखो बात सुन, ऐसे मत करो मेरे साथ। अगर तुमने ऐसे किया ना तो तुम एक दिन तुम्हें वीजा लेके मशरकी पाकिस्तान आना उस वक्त कहा। पड़ेगा। और फिर उसको वो शोरश कश्मीरी के चट्टान में चला गया था। तो वहां बैसे हम तो ये सुन रहे थे, पता नहीं कौन था, मुझे नहीं याद कौन कौन थे, और लोग बैठे हुए थे, शायद नवाज साहब, नसरुल्लाह साहब भी थे। तो उसने कहा देखो बात सुनो, मैं तुम अलहदगी की बात, उसने कहा मैंने तो मशरकी पाकिस्तान, मेरे 26 नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं। हालांकि बंगालियों को कुछ जानता नहीं था वहां पर, लेकिन भुट्टो तो बड़ा पॉपुलर लीडर था, वजीर खारजा था पूरे पाकिस्तान, उसने एक बंदा भी खड़ा नहीं किया मशरकी पाकिस्तान में। तो फैसला तो, एक किताब है फ्रॉम जिना टू जिया, वो लिखी है जस्टिस मुनीर ने। जस्टिस मुनीर वॉज द फेडरल लीग लॉ मिनिस्टर ऑफ अयूब खान। यानी जब जजी से रिटायर हुआ, एक वो, उसने फैसला कि एक कार्निलिस याहिया खान का था, उसने कहा मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, कार्निलिस ने कहा। वो लिखता है कि मुझे अयूब खान ने भेजा हम्म। कि तुम मशरकी पाकिस्तान के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे जाकर नेगोशिएट करो हम्म। कि अगर तुम लोग अलहदा हो जाओ तो हमें कोई इतराज नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? जी जी, अयूब खान ने भेजा जस्टिस मुनीर को, अपने लॉ मिनिस्टर को, मशरकी पाकिस्तान। ओके। किताब का नाम है फ्रॉम अगर जिना तुम टू लोग जिया। अलग हो जाओ तो हमें कोई एतराज नहीं हमें है। कोई इतराज नहीं, हम उसको एमिकेबली तय कर लेंगे। एमिकेबली का लफ्ज है उसके अंदर। हम उसका एमिकेबली तय कर लेंगे ऐसा। तो उसने कहा तुम आर यू सीरियस? उसने कहा आई एम टॉकिंग इट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ मार्शल एंड स्टेट। तो उसने कहा फिर उससे कहो कि हम अक्सरियत में, तुम अलहदा हो जाओ। इट्स ऑन द रिकॉर्ड। इंटरेस्टिंग। लेकिन और ये सब, इसका एक और भी तो बैकग्राउंड है ना कि कहते हैं कि अजीज शहीद सोहरावर्दी जो हैं वो माउंट बैटन से मिले 1947 में, जब माउंट बैटन आए एज अ लास्ट वॉइस राय। वो मेरा ख्याल आए कहीं जनवरी मार्च वगैरह में थे। और उनको उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान कैन बी अ सेपरेट डोमिनियन, मतलब दे कैन बी 3 डोमिनियंस, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक बंगाल और एक इंडिया। तो माउंट बैटन गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज वो सुप्रीम कमांडर रहे थे बर्मा में ब्रिटिश एलाइड फोर्सेस के। और उनका अपना ख्याल ये था कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान डिस्टेंस में नहीं चल सकते। उन्होंने जो किताब लिखवाई थी इंटरव्यूज की शक्ल में, फ्रीडम एट मिडनाइट उनकी किताब थी ना, जो ये डोमिनिक, मैंने पढ़ी है जी। हाँ, जो जो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेफेयर की बुक तो है, हमारे यहाँ बैन रही है बड़ा अरसा। बड़ा सा बैन रही। लेकिन वो आई थी 77 में। उस किताब में लिखा हुआ है कि माउंट बैटन कहते हैं कि ही गॉट वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने जो कॉलोनियल सेक्रेटरी थे सर एलन लेनक्स बॉयड, जो लास्ट कॉलोनियल सेक्रेटरी थे ब्रिटिश एम्पायर के, उनको उन्होंने टेलेक्स भेजा। हाँ नहीं, उन्होंने सोहरावर्दी से पूछा कि क्या जिन्ना एक्सेप्ट करेगा। उसने कहा आई हैव पास दिस थ्रू जिन्ना, और जिन्ना ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि 3 डोमिनियन हो सकते हैं। तो माउंट बैटन ने टेलेक्स किया लंदन को, लेकिन कॉलोनियल ऑफिस ने कहा कि हर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी और हर मैजेस्टी गवर्नमेंट की जो विजडम है वो ये है कि दे कैन बी ओनली 2 डोमिनियंस आउट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, 3 डोमिनियंस नहीं हो सकते। और वैसे भी अगर वो बंगाल डोमिनियन बनता तो फिर कलकत्ता उनको मिलना था, और कांग्रेस जो थी वो किसी भी सूरत में कलकत्ता या वेस्ट बंगाल देने को तैयार नहीं थी। तो अगर अयूब ने ये सोचा, ठीक है, इट लुक्स वेरी सेंसेशनल, लेकिन अगर अयूब ने ये सोचा तो मे बी इट वाज अ रैशनल थिंकिंग। देखिए ना, अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान
ठीक इस है। तरह से हाँ, चल नहीं सकते थे। नहीं सही सोचा, ठीक है, ठीक है। ज, ज, अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, देखिए, इसमें हम ना ये अफजल खान। जो इतनी पेनफुल सेपरेशन हुई, मतलब हाँ, आज हम क्या करना चाह रहे हैं? आज हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के दरमियान में बेहतर बरादराना रिलेशनशिप हो, हम ट्रेड करें, हमारा अच्छा रिलेशनशिप हो, आए खेलें, सब कुछ करें। लेकिन वो जो टॉक्सिसिटी है, वो जो नफरत है, बोलो, नफरत क्यों हुई? बिकॉज हमने मिलिट्री एक्शन किया। नफरत हुई बिकॉज सिविल वॉर हुई। नफरत हुई, अगर 3 लाख 3 मिलियन लोग नहीं भी मरे, 700,000 पीपल, 3 लाख 4 लाख आदमी तो डेफिनेटली मरा। औरतें रेप हुई, बच्चे पैदा हो गए, मतलब ये सब कुछ तो हुआ ना दरमियान में। ठीक है, तो ये अगर बिल्कुल हम, आपकी 100% बात। देखिए, असल मसला पता है क्या है, कि बुनियादी तौर पर जो अल्लामा इकबाल का जो खुतबा है ना, उसमें भी लिखा हुआ एरियाज विच आर कंटिग्यूस टुगेदर। अब हम्म, मशरकी पाकिस्तान तुम्हारे बाप का कंटिग्यूस टुगेदर था, हम्म, वो 1,000 मील दूर। और उसने बकायदा रियासतों का नाम लिखा है कि रियासतें बनेगी ये वो। दूसरी बात यह है कि एक और असगर खान ने एक किताब उसमें लिखा है कि जब इन द बिगनिंग जब पाकिस्तान बन गया, तो इंडिया ने ऑफर किया पाकिस्तान कि तुम कश्मीर ले लो और हैदराबाद दक्कन हमारे साथ स्वैप कर लो। ये कोई, मतलब नहीं, ये कोई हकीकत पर मबनी बात है? अब असगर खान कहने का मैंने इंटरव्यू भी सुना उसने, एयर मार्शल असगर खान, उस वक्त तो वो असगर बहुत खान था। को ये कैसे पता है इंडिया ने कहाँ ये ऑफर की थी? अब मैंने उसका इंटरव्यू सुना है। तो मैंने भी सुना है, मतलब मैंने ऐसी बात सुनी है, लेकिन लेकिन असगर खान बहुत ट्रुथफुल आदमी था। नहीं, तो क्योंकि क्योंकि हैदराबाद तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा आसान था ना, उसके चारों तरफ हिंदुस्तान एग्जिस्ट हाँ, करता। लेकिन सर मेरा ख्याल यह है कि उस वक्त चूंकि हैदराबाद दक्कन का, तो हैदराबाद दक्कन की तो अपनी एयरफोर्स थी, पता था आपको। तो उसके अंदर तो उनके लिए बड़ा मसला बन जाता अगर वो इंटरनेट आजादी के तौर पे एक मुल्क होता, तो उस पर लड़ना वड़ना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था ना, किस तरह की लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा बच्चे। इवन उनको तो इसका नहीं पता था कश्मीर का। आप जब पटेल वगैरह की तकरीर सुने आज, वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने जाने दिया, खुद बताते खुद उसको जाने दिया। और वो तो उसने ये भी कहा है असगर खान ने कि इन्होंने ऑफर की थी कि भाई आप ले लो हमें, हम्म, ये जो कश्मीर के जब महाराजा ने, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं, सब कुछ। लेकिन ये बड़ी तलख सी यादें। असल मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि आपकी बात ठीक है कि अयूब खान ने कहा था लेकिन दो चीजें बड़ी काम उसमें फैक्टर थे। एक था हमारा सिविल ब्यूरोक्रेसी। होता ये था कि ये सीखते थे बंगाली और वो सीखते थे उर्दू। तो बंगाली सीखना बहुत मुश्किल है। फिर दूसरा बात यह था कि ये जाके पोस्टिंग होती थी इनकी चिटागोंग, कुमिला, उनकी पोस्टिंग होती थी लाहौर, जेलम, गुजरावाला। बंगाली बंगाली अंग्रेजी के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, मेरा ख्याल है उर्दू बना लिया हुआ था ना। बंगाली तो बंगाल के लिए सर। और बंगाल का ना, एक बंगाल का जो ट्रेडिशन है बंगाली लैंग्वेज का, वो पूरे वेस्ट, पूरे इंडिया पे हावी है। उनका 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 म्यूजिक, उनकी उनकी सारी की सारी जो है, क्या नाम है, ट्रेडिशन जो है, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके, तो वो क्या नाम था दूसरे से शायर, कमाल है। तो बड़े बड़े लोग, सत्यजीत राय को नहीं निकाल सकते फिल्म का फर्क उनका जो लेकिन उनके। लेकिन और ये सब, हिंदुस्तान के अंदर भी तो बहुत सी लैंग्वेजेस थी ना, उनके रीजनल सेंटर्स थे। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो इंग्लिश ने एज अ लिंगुआ फ्रैंका ग्रो ही इसलिए किया कि साउथ के लोग और बंगाल के लोग हिंदी बोलना नहीं चाहते थे। तो जो तमिल है और जो बंगाली है और जो मद्रासी है, चूंकि वो इंग्लिश, तो इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका ग्रो ही इसलिए किया कि हाँ, ये नॉर्थ ग्रो साउथ। ग्रो कर जाएगा। आपको गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से इस इंग्लिश एज ए लैंग्वेज अफ्रीका की जो उनके उनके होंगे ना खराबियां, उस पर बहुत सीरियस दे आर रिवर्टिंग बैक। उसकी वजह ये वो समझते ये हैं कि हम जो हैं उसमें तरक्की नहीं कर कोई एक रास तो है ना, कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया हो, तरक्की की हो। बेशक 25 लाख का बेल्जियम हो जाए, अब वो वापस दे रिवर्टिंग बैक। यानी 40 करोड़ के करीब उनकी वो है, उसके अंदर एनरोलमेंट है। और 25-30 लाख लोग आते हैं, और उन्होंने कहा कि सारे के सारे हम पूरे का पूरा जो अपना बंदे हैं वो एक बास्केट में रखे हैं। वो इंग्लैंड जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, वो फ्रांस जा गया, नो यूटिलिटी। सिंगापुर, श्रीलंका और इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ का तो बन जाता है, मीडियम इंस्ट्रक्शन के लिए खराब होता है, लेकिन बाकी आपके ठीक है। उसके बावजूद भी हिंदी जो है ना सर, वो, एक बात बताऊं, मैं बांग्लादेश वालों से बड़ी बात हुई थी, वो सारे उर्दू जानते हैं। मैंने कहा तुम कैसे उर्दू जानते हो? कहते हैं हमें हिंदी फिल्में देखनी होती हैं। तो मैंने कहा जब तक करिश्मा कपूर नाचती है तुम्हें उर्दू आती रहेगी। हमारे साथ लड़ते थे और तुम करीना कपूर के लिए तुम उर्दू जानते सारे। तो उर्दू सर ओवरऑल इस इलाके की ना, इस खित्ते की जुबान बुनियादी तौर पे लिंगा फ्रिका है आज भी। नेपाली भी उर्दू ग्वादर बोलते हैं। ग्वादर में बैठे हैं। नेपाली भी उर्दू बोलते हैं। जी हाँ, हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, बोलते हैं नेपाल। मेरे ड्रामे वहां देखे जाते थे, मैं तो हम्म, हैरान होता था जाके। हम्म, मैं, तो असल मतलब ये है कि ये बात नहीं है सर, डेमोक्रेसी हो ना, हम्म, तो जितनी मूवमेंट्स इंडिया में चल रही है ना,
हम्म। पाकिस्तान में एक भी चलती तो आप हजम नहीं कर सकते थे। हम्म। वो जो सेवन सिस्टर्स की जो मूवमेंट है सिलगरी कॉरिडोर से गुजर के, वो जो सारे के सारे क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, इंडिया हम्म। के साथ हम्म। चली आ रही हैं। असम से लेके और मिजोरम और नागाराम और मौज पुराना अपना ये नीचे की चीजें सारा साउथ जो है। और मैं तो इंडिया पूरे तकरीबन घूमा हूँ। वो मैं काम कर रहा था उसके ऊपर अपना कटास बंदर पे, तो मुझे आई वॉज एडमाइटेड बाय एल के अडवाणी। तो पूरा मुझे उन्होंने विजिट करवाया था। तो हिंदी कॉमन लैंग्वेज हिंदी ही है। अब हो अंग्रेजी गई है सर, अब हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में नहीं थी। अब उन्होंने हाँ। एक्सेप्ट कर लिया है हिंदी। अब तो पिछले 10 15 20 बरस से पूरे हिंदुस्तान के तूल और उसमें हिंदी एक्सेप्ट हो चुकी है। अच्छा, कमिंग बैक टू बलोचिस्तान, चूंकि मेरा आपने शुरू में मैंने सवाल पूछा फिर बात, आप 1980 की दिहाई से कितने बरस तक बलोचिस्तान में रहे मैं सिविल सर सर्विस? 2004 जुलाई 2004 तो तक मैं आप 24 साल। 24 बरस तक आप बलोचिस्तान से वाबस्ता रहे। जी हाँ जी। मैं वहां 5 साल पढ़ाया, बाकी 19 साल मेरे वहां अच्छा, पर सिविल सर्विस। अब पढ़ाया भी, सिविल सर्वेंट भी रहे, बलोचिस्तान में रहे। क्या बलोचिस्तान में ये मुमकिन था कि हम जो डायरेक्शन अब बलोचिस्तान में पकड़ लिए, यहाँ तो अमेरिका में मैंने बलोचों से बात करने की कोशिश की, वो मेरे से यहाँ पे भी कोई बात नहीं करना चाहता। वो कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो, हम बलोच हैं। तो ये जो सूरत हाल डेवलप कर गई है, क्या मुख्तलिफ फैसले हो सकते थे ताकि बलोच मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते पाकिस्तान की? मैंने 2 3 दफा ये चैलेंज किया है कि मुझे 1 महीना दे दें, सिर्फ एक शर्त के ऊपर, कि मेरा कोई फैसला डिफाई नहीं किया जाएगा, और अगर बलूचिस्तान में अमन ना हो जाए तो मुझे डी चौक पे फांसी दे दें। जिस वक्त 1977 में याया ज़ियाउल हक आया है, तो बलूचिस्तान की सारी लीडरशिप जो थी ना, ये हैदराबाद साजिश केस में अंदर थी। और बिल्कुल जैसे ट्रायल इमरान खान का चलता है, वैसे ट्रायल चलता था जेल के अंदर। साफी अंदर जाते थे, वहां से आते थे, और वो बेचारे बंद थे, और पाकिस्तान के किसी मीडिया में उनकी कोई खबर नहीं लगती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉज अपना अपना भुट्टो, अखबार भुट्टो ने इतने बंद किए थे, लेकिन लेफ्ट राइट दोनों बंद कर दिया। हुसैन नकी का भी अखबार भी बंद था, मुजीबुर रहमान शामी का भी अखबार बंद था, सब बंद थे। और वो बेचारे, आप अंदाजा करें कि 74 से लेके टिका खान वॉज द मैन जो उसने वो सारा कुछ किया था। और आप अंदाजा कितने जालिम लोग हैं। वो उसको बुचर कहते हैं। हमने उसको पीपल पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया और उसको पंजाब का गवर्नर भी बनाया। मतलब क्या बताना चाहते थे तुम लोग, तो टिक्का तुम्हारा खान का तो टिक्का खान का तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी बड़े जुल्म सतम की उसका कहानी। भी, लेकिन हमने उसको गवर्नर बनाया ना तो उसको। फिर बलोचिस्तान में भी टिक्का खान को यूज किया गया था? ज्यादा तो आखिरी 6 महीने में है ना उस वक्त, पहले टिका खान था। तो टिका खान वो थी आदमी। अच्छा, पहले वहां वो था कमांडर। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि वो ज़ियाउल हक को उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। उस पे उन्होंने कहा कि जी ये लोग जो हैं पहाड़ों पे से उतरना चाहते हैं, तो क्या, तो हमारे जैसे होता है फौजी कि ये हमारे इतने बंदे मारे हुए हैं, तो ये हमने हमने रियासत को बनाया हुआ बदमाश का डेरा, कि मेरी एक मार के गया, मैं 10 नहीं मारूंगा तब नहीं होगा। ये क्यों लोगों के घर उजड़े हैं? कोर कमांडर हाउस चूंकि इस तरह उजड़ा है, तो हर एक का घर उजाड़ा जाएगा, तब हमें तसल्ली होगी। तो उसने कहा जी मसला सारा यह है कि आम माफी का ऐलान कर दिया। जनरल जिया ने किया ये? जी। तो उसके फिर वो बाद लोग, जनरल जिया को इतना विजनरी किस्म का आइडिया किसने दिया? अब हो गया कुदरत की तरफ से। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा जी हमारे पास तो असला है, अब बलोच तो असला के बगैर हम तो कैसे करेंगे, पकड़ेंगे तो केस बनेगा। उसने कहा तमाम मसला ले, असला ले आउट, तसला असला क्या एवरी, करो? असला भी ले आओ अपना, जो लेके गए थे ना, असला घर ले आओ, तुम्हारा जाती असला है, ले आओ। आपको बताओ पुलिस पीछे साहब, वो बलोच जो कि पहाड़ पे बैठ के एक फौजी यूनिट के ऊपर फायर करता था, ज़ियाउल हक का 2 साल के बाद जक़ात का निजाम आया था, उसी मेजर से 20 मील चल के पैदल जक़ात वसूल करने आता था। पूरे बलूचिस्तान के सारे पहाड़ों के ऊपर जबरदस्त किस्म की मोर्चे लगे हुए थे, वो कुछ अरसे के बाद खाली कर दिए गए थे। 1977 से लेके मैं 2004 में बलूचिस्तान छोड़ के आया, 2 केस डकैती के हुए थे टोटल पूरे बलूचिस्तान। वेलिंग खत्म हो चुकी हुई थी, सबसे पीसफुल। हालांकि हमने 1980 से लेके हमने 2001 तक हमने बॉर्डर से बकायदा रूस के साथ जंग लड़ी। अफगान महाजर आ चुके हुए थे, थोड़े से बम धमाके होते थे उसकी वजह से, खाद वगैरह की वजह से, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे।
यानी आप अंदाजा करें, मैं फ्रूट्स देख बताता हूं। मैं आई वॉज डिप्टी कमिश्नर सिटी उस वक्त। खैर बख्श मरी जो था, इसके बेटे वापस आए थे। खैर बख्श मरी से ज्यादा एंटी पाकिस्तान नाम नहीं है कोई। बड़ी कस्में खा के गया था कि मैं ये तलाक और ये तलाक, तो लेकिन उसको आना पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान में regime चेंज हो गई हुई थी। तो उसके बेटे ने इलेक्शन लड़ा तो लोग कहते थे हम थंबिंग मेजोरिटी से जितवाया कि इसका एक कर्ज है हमारे ऊपर, बाबा है हमारा। उसी सिब्बी के अंदर वो 2 साल बाद दोबारा 1997 उसके इलेक्शन थे, उसके 7 के। और उसके अंदर एक ऐसे आदमी से हारा था जिसका बलोच होना भी मशहूर था, कि माँ सिंधी है, बाप पंजाबी है, पंजाब बाप सिंधी। ये जो अपना डीआईजी भी रहे, उससे हारा था। यानी मैं जब वहां गया था, हर दीवार पे लिखा होता पंजाबी इस्तेमार गान मुर्दाबाद, पंजाबी फ्रांस ये मुर्दाबाद। 1983 का इलेक्शन आया, हम्म। लोगों ने एम उसको काउंसलर को गाली देनी शुरू की। हमने पंजाबी को गाली दी, ये तो मेरा स्कीम खा गया, ये मेरी नाली खा गया, ये मेरा वो खा गया। 85 के अंदर इलेक्शन हुआ, जाम गुलाम कादर की हुकूमत बनी। लोगों ने कहा जाम साहब का पेट देखो, ये हम लोगों को पैसा इसने डाला हुआ है और गाली देता है पंजाबी को। ये साबर को देखो, ये फलाने को देखो। वो नारे खत्म होने शुरू। आखिरी जो इलेक्शन मुझे याद है अच्छी तरह, 1999 से पहले, उसके अंदर 3 सीटें मिली थी कौम प्रस्तों को। 90 वोटों से सिर्फ अख्तर मैंगल जीता था। बलूचिस्तान में धांधली करना बहुत मुश्किल काम होता है, अनलेस कि आप इतने बड़ा प्रेशर करें तब तो आपके ये काम। बलोचिस्तान अवामी पार्टी क्या चीज है? ये तो बात हो रही। सर अकबर बुगटी का जो इंसिडेंट है ना, हम्म। दैट इज द वाटरशेड। और वो कहता होता था कि मुझे ये बलोच जो है ये कहते हैं कि ये गद्दार है, मैं अब उस पर चला गया हूं, मेरी लाश जो है ये दूसरे उठाएंगे, अब मुझे हीरो बनना है। और बन गया वो हीरो। यानी वो लेकिन बंदा जिसने। आप ये कह रहे हैं, चूंकि ज़ाहिर है आप एक अथॉरिटी हैं, बलूचिस्तान में रहे हैं एज ए सिविल सर्वेंट। आप ये कह रहे हैं कि जो इंसर्जेंसी 2006 के बाद बहुत, ये नवाब अकबर खान बुगटी को कत्ल करने के बाद जो इंसर्जेंसी बढ़ी है, उस तरह की कोई चीज़ बलूचिस्तान में 1980 से लेकर 2004-06 तक नहीं थी? सर 1992 में मैं डिप्टी कमिश्नर मस्तूम था। पूरे पूरे बलूचिस्तान में तमाम पहाड़ों के मोर्चे खाली कर दिए गए थे। तमाम मलेशिया खत्म। इतना पीस था 1993 में। कोई मिसिंग पर्सन्स नहीं थे, कोई फरारी कैंप नहीं कोई थे? मैं पता, मलेशिया की जरूरत नहीं थी, किसी चेक पोस्ट की जरूरत नहीं थी। ये कराची से लेके लाहौर तक वो चलती थी। और आपको पता है कि 50% ऑफ अफगान रिफ्यूजीज वहां रहते थे। हर गांव में, हर इलाके, ये कराची से लेके कोयटा तक जो सारे का सारा आपको सरसब्ज इलाका लगा था, अफगान महाजरीन ने वहां बनाया सारे का सारा। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, वहां पर रेगिस्तान थी। वहां पर एक होते एमएनए एमपी होते थे, सखी दोस्त जान, उनकी जमीनें उन्होंने ले ली। वो हाथ से पानी निकाल के उन्होंने 25 लाख रुपया साल का उनको देते थे। उनको तो आबाद कर दिया सारे का सारा उस पूरे इलाके को। ये यानी ये उस पूरे इलाके की हालत थी। और वो उनको पता था आखिर में फिर सर से दफ्तर खुलने नहीं, तो शुरू ये जो हुए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो गई जनरल जिया के फैसले के बाद, इसकी बेसिस क्या थी? इसमें गिव एंड टेक क्या था? कैसे हुआ कि वो लोग जो इंसर्जेंट थे पहाड़ों में चले गए, इतना कत्लेआम इसकी होता दो रहा वजह से, 73? इसकी 2 वजह। एक तो यह है कि एक तो ये दोनों तरफ फटीग आ गई थी, हम्म। और बहुत खौफनाक फटीग आ गई थी। और ज़ियाउल हक ने फैसला इसलिए किया था बड़ा, इसलिए कि उसको ये पता था कि अगर मेरा यहाँ बलूचिस्तान जो है ये पीसफुल ना हुआ, तो मैं किसी भी तौर पर वो जंग नहीं लड़ सकता जिसमें हमें डॉलर देने हैं। ठीक हो गया। उसको बहुत अफगानिस्तान की बड़ी। जंग लड़नी थी, और हाँ। उसने अफगानिस्तान की जंग लड़ने से पहले, लेकिन देखिए आपने कहा उसने 1979 में ये फैसला किया था। 77। नहीं, तो अफगानिस्तान की जंग तो शुरू हुई है उसके हिसाब से 1980 में। नहीं नहीं, अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई है 1976 में, जब जनरल दाऊद साहब जो थे ना, जब जब जनरल कह रहा हूँ, फिर जनरल आ गया, दाऊद साहब की जो गवर्नमेंट को जनरल आपने। बोलने की इतनी आदत हो गई, जो भी हो गया। ये सर सरदार दो बंदे आ गए थे सेवेंटी का जब फाइव तख्ता में। उल्टा गया, जब सरदार दाऊद। जी जी, पूरी प्लानिंग होगी। 75 में दो बंदे पेशावर पहुंच गए थे, एक का नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी और दूसरे का नाम था हिकमत यार। और दोनों को हैंड ओवर कर दिया गया था मेजर नसीरुल्लाह बाबर के पास। ही वॉज मेजर एट दैट टाइम। और दाऊद को ज़ियाउल हक ऑफर करने गया था कि हम जो कुछ, क्योंकि उस वक्त उन्होंने शाही खानदान खत्म कर लिया था उस वक्त। जाहिर शाह चला
गया था, डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान हो गया था, प्लानिंग कंप्लीट हो गई थी। जियाउल हक की जो एंट्री है ऐसे नहीं हुई हुई सर, ना कभी होती है ऐसे कभी एंट्री। ये मतलब आप, मैं एक बात बताऊं, हामिद करजई का जो भाई है, ये डॉक्टर था हमारे पास वहां पर। तो जिस जमाने में ये तालिबान की हुकूमत थी, तो हमें कहता होता था कि अगर आइंदा अफगानिस्तान में अमेरिका आया तो मेरा भाई सदर होगा वहां। और ये वो कहता होता था ये वो कब कहता था, किस जमाने में कहता था? 1999, 2001 से पहले, ओ माय यानी गॉड। 9/11 से पहले कहता होता था। ये हकीम बलोच साहब का जो घर था उसके अंदर इसका क्लिनिक था। तो ठीक। ये देखा, अब हमने काम शुरू कर दिया हुआ था, नूरमतरा की मैंने ये वो। पढ़ा है अफगानिस्तान पे, चूंकि मैं पढ़ता रहा हूं, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि 1975-76 से गुलबदन हिकमत यार और बुरहानुद्दीन रब्बानी को पेशावर में आईएसआई, और उसके साथ मैंने ये पढ़ा कि सीआईए और आईएसआई ने इनकी तैयारी करवानी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर सीआईए इन्वॉल्व हो चुकी थी 1975 से, इसका मतलब है कि वो आगे उनको ये लग रहा था कि यहां पर हमने सोवियत यूनियन को रिवर्सल करना है। सोवियत अभी खुद तो आए नहीं थे, सोवियत आए थे दिसंबर 1979 के अंदर, लेकिन इनको अंदाजा था कि आगे डायनामिक्स क्या होंगे। नहीं, रॉबर्ट रफील बहुत आती जाती थी वहां हमारे यहाँ, बल्कि वैसे उंगली करके रॉबिन रॉबिन राफेल। रॉबर्ट रफील ऐसे उंगली करके कहती होती थी कि तुम ये जो गवादर बना रहे हो, तो तुम्हें तो चाइना को दे देंगे, हम कभी नहीं देंगे। मीटिंग में बोलती होती थी ऐसे कर। तो वो कहती थी कि ये अमेरिका को ये बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि रशिया इतना बड़ा स्टेप ले जाएगा, नहीं तो ये क्या और बता रहे थे इतना जब ये बड़ा गुलबदन ये एंट्रिंग अफगानिस्तान। जो कैटेगोरिकल गुलबदन हिकमत यार को और बुरहानुद्दीन रब्बानी को पेशावर में इक्विप किया गया और एक स्ट्रगल शुरू कर दी गई काबुल के खिलाफ, मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो डिस्टेबलाइज उस पूरे उसके अंदर अपना रिलीजियस उसके मूवमेंट बनाए। देखा, नूर अहमद तराकी आया था। नूर अहमद तराकी जो था, ही वॉज अ स्टॉन्च कम्युनिस्ट, और इतना शानदार अफसाना निगार आदमी था, उसका राइटर था, सब कुछ था। खल्क पार्टी और परचम पार्टी दोनों पहले एक होती थी ना सारी, और इनका जबरदस्त है बहुत। वो पशीन में उसने मैट्रिक किया था, कोयटा में, कोयटा के साथ जो पशीन है। और वो उसको सारे लोग बहुत इज्जत थी उसकी, उस बंदे की। उसको नूर अहमद तराकी को इन्होंने फिर बीच में मिला मिलू के खल्क आपस में करके फिर इन्होंने आपस में उनको लड़ाया। हफीजुल अमीन, बबर कारमल, तो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान के अंदर इस तरह की डिस्टेबिलिटी आए कि पाकिस्तान के थ्रू ये हम अंदर चले जाएं। जैसे अब वो चाह रहे हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड हम अंदर चले जाएं तालिबान के खिलाफ। ठीक, तो अब भी उनकी बहुत सी चीजें प्लानिंग। मिक्स हो गई। आपने पहले ये कहा कि जिया का आना और भुट्टो का जाना जो है वैसे ही नहीं हो गया। इसका नहीं, मतलब वैसे है नहीं। कि जो पीएनए की मूवमेंट थी 1977 की, वो बकायदा एक स्क्रिप्टेड मूवमेंट थी जिसका मकसद था भुट्टो को हटाना। आर वी नॉट टुगेदर? एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्टली स्क्रिप्टेड होता। ये अमेरिका का एक पॉलिसी देख लें, मैं ये देखा है कि जब एक मूवमेंट बिल्ड हो जाती है तो देन वो उसकी पैटर्नेज ले लेता है। मुल्ला उमर की जो मूवमेंट थी ना जी, ये किसी को नहीं पता था। ये जो उठे हैं जिस वक्त, ये 1948 लोग जो थे ये उठे हैं, तो उसके बाद ये आईएसआई वाले, ये एमआई वाले, दूसरे तीसरे सीआई वाले हमारे पास आते थे। नहीं नहीं नहीं, इनसे मुल्ला मामला क्या मुल्ला है? मुल्ला मुल्ला उमर का जो कंधार से राइज है, वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड नहीं था टू ना बिगिन। ना 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 ना, पाकिस्तान को तो वो कुछ तो 7 महीने बाद पता चला, हाँ, छह वो महीने तो बाद पता चला। देखें, अहमद रशीद ने अपनी किताब में तालिबान में बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कैसे मूवमेंट शुरू हुई। नहीं लेकिन नहीं नहीं, अहमद रशीद ने बहुत ज्यादा फैक्ट्स, अहमद रशीद का तो एक्सेस ही नहीं था वहां से। अहमद रशीद जो था वो सारी मालूमात वो लेता है उससे, अपना क्या नाम है, अहमद शाह मसूद वाले ग्रुप से। अहमद रशीद का एक्सेस ही नहीं था उस इलाके। मैं वहां पर बलूचिस्तान के अंदर वहां पर था, चमन में असिस्टेंट में चलता, मुल्ला उमर मेरे पास आया करता। मुल्ला उमर को इन द लिंक्डइन, उस वक्त उसकी आंख अभी नहीं हुई थी, मसला उनके साहब को चोट नहीं हुआ था। ये कंधार में 1994 के अंदर, एक मुझे याद है अच्छी तरह, वो एक औरत के मसले पर फसाद हुआ, जो गवर्नर था कंधार का, उसने कहा कि ये लड़की हमारे पास आनी चाहिए। 48 लोग थे कि जिन्होंने स्पिन बुलदक के अंदर वो उसके अंदर वो जो ट्रक था, उस ट्रक के अंदर वो छुप के गए, क्योंकि वो पैसे लेते थे। कहा अंदर क्या है, उन्होंने कहा जी अंदर तो टीवी है। उन्होंने कहा टीवी कितने पैसे, वो क्लाशनकोव वाले बैठे हुए थे, उन्होंने किया। उसके बाद तो सर अगला 90% अफगानिस्तान जो है विदाउट फायरिंग ए सिंगल शॉट मुल्ला उमर के साथ आया है। क्योंकि मैं तो, हम तो ट्रेवल करते थे, एक से दो, दो से एग्रीड तीन एग्रीड चेक एग्रीड करते थे। एग्रीड, लेकिन पीएनए की जो मूवमेंट है भुट्टो के खिलाफ, वो वैसे ही तो नहीं शुरू हो गई ना, मतलब। नहीं, हाँ मैं बताता हूँ, देखें इतनी बड़ी मूवमेंट वो भी नहीं शुरू हो सकती थी। अमेरिका को मिलता रहा है ना सब कुछ। मसला सारा यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो की अपनी गलतियां,
अमेरिका के कहने के ऊपर। आज तो स्लैग हैरिसन वगैरह भी कहते हैं ना कि भुट्टो ने माना, उसने उसने लिखा है ना कि मैंने शाह ईरान के कहने पर बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि शाह ईरान के पास भी 40 लाख बलोच थे। वो कहता है यहाँ एक कम्युनिस्ट मूवमेंट टाइप बन गई प्रो रशिया, तो ईरान में भी बन जाएगी तो मसला हो गया, और अपने बंदे उसने मार दिए। वो तो भुट्टो की अपनी गलतियां भी थी, उसके साथ बाकी चीजें, और भुट्टो भी चाहता था अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर एंटर होना। ये नसीरुल्लाह बाबर जो है तो भुट्टो का वजीर, बेनजीर का वजीर रहा है ना बाद में, तो नसीरुल्लाह बाबर को तो इंचार्ज बनाया गया था उसको। तो अफगान इसलिए होता ये है कि चीजें बन जाती हैं, फिर पैटर्नाइज ले लेते हैं, और हमारे लोग भी कहते हैं पसला नहीं, आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, क्या हम क्या क्या ये कहना गलत होगा कि अमेरिका भुट्टो को हटाना चाहता था और जिया को इसलिए लाया गया? यकीन यकीन हटाना ये हम कह चाहते हैं। सकते हैं। सो भुट्टो को हटाना जो था वो अमेरिका का मंशा था। हाँ, इसलिए वो दरअसल देखिए, एक बात सुने, ये जो पॉपुलर लीडरशिप है ना, ये कभी भी अमेरिका को, इमरान खान का मसला क्या है, इमरान खान इज पॉपुलर। हम्म। तो लंदे क्या था चिल्ली में, ही वॉज पॉपुलर। वरना तो जनरल पिनोशे को ट्रेनिंग करके वहां से लाना, और फिर उसके बाद सारी जगह पॉपुलर पॉपुलर लीडरशिप जो है ना, ये सब कभी भी डिक्टेटर को पसंद नहीं होती, खा वो इंटरनेशनल डिक्टेटर हो, खा वो लोकल डिक्टेटर। सो सो भुट्टो को हटाने में अफगानिस्तान भी एक मुहरक था, बिकॉज अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ होना था। ठीक। अफगानिस्तान में हो रहा था, बलूचिस्तान से उससे कराया गया। अब देखे ना, आप सुने, अकबर बुगटी को मोची दरवाजे लाया गया हम्म। कि तुम तकरीर करो, और तकरीर क्या की कि रूस इराक के थ्रू जो है वो अपना करना चाहता है बलूचिस्तान को अलहदा। और आपको याद होगा कि इराक के सफारत खाने में असला पकड़ा गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, 73-74 में। वो इराक का तस्वीर कहता था कि हमारे असला डाला गया है, हमारा नहीं था ये, उसका बयान था उस वक्त। उसको बाहर मैंने अकबर बुगटी से पूछा कि तुम मोची दरवाजे क्या करने गया तकरीर करने? मैं क्या नवाब साहब वहां क्या? कहता गद्दार तो बनते ही वहीं से हैं, कोयटे में तकरीर करता तो किसने मानना था गद्दार, बलोच गद्दार है। तो कहता हूँ गद्दार का फैक्ट्री वहां बनती है, तो फैक्ट्री में जाके बनाना था ना कि गद्दार कौन है। तो उसको लाया गया, उसको जाके, तो ये फैक्टर सारे, भुट्टो ने पूरी कोशिश की है कि अमेरिका के साथ उसके रिलेशनशिप ठीक रहे। लेकिन भुट्टो की मसला ये है, इवन बेनजीर ने भी तो यही किया ना। उसका मशहूर वाक्य जो है, वो जहां नारे लग गए शेरपाव ब्रिज पे, अमेरिका का जो यार है, तो उसने बुलाया उसको जहांगीर बदर को, उसने कहा खबरदार एक नारा लगा यहाँ। हम्म। 84 में जब वो आई है ना, तो हम्म। एक नारा नहीं लगना चाहिए यहाँ, 86 में आई, नारा नहीं लगना चाहिए तो उसको। जो बेनजीर वापस आई, तो वो भी एक अमेरिका से एक समझौता या डील करके आई। सीधे सीधी मुकम्मल मैंने डील। पीपल्स पार्टी के सोर्सेस से सुना है कि उन्होंने आके पीपल्स पार्टी के अंदर जो सोशलिस्ट स्ट्रोक लेफ्टिस्ट सारा ग्रुप था उसको उन्होंने बैनिश कर दिया, उनको आगे पीछे कर दिया। हाँ, सारे, ये भुट्टो ने खुद कर दिया सर। जे रहीम को, इसको राजवंश खान मुझे कहता होता था कि मुझे भुट्टो ने एक दिन बुलाया, हम्म। कहता तुम बड़ी बातें करते हो, जिस मौजूद तुमका तुम बैच लगाते हो, मैंने उसके साथ बैठ के खाना खाया, मुझे पता है उनकी क्या चीजें हैं, क्या लोग सब कुछ है। ये लोगों को मारता रहा है 10 साल, इसने कल्चर रेवोल्यूशन के करोड़ों बंदे मारे हैं, तुम अपने आप को कम्युनिस्ट, कोई कम्युनिज्म कोई नहीं होता। तो ये तो भुट्टो। पीपल्स पार्टी को पहला पर्च किया, सफाई की सोशलिस्ट की भुट्टो ने, फिर की बेनजीर ने, फिर उसके बाद बची कुची पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी ने फारिग कर दिया। हाँ, उसने तो इखलाकियात और स्टैंडर्ड्स और मोरालिटी और प्रिंसिपल्स की सफाई कर दी ना। पहले आप। प्रिंसिपल देखिए, भुट्टो दौर में एक बात याद रखें, करप्शन आई है जियाउल हक दौर से। भुट्टो दौर में सेल्डम ए पॉलिटिशियन वाज करप्ट। जिस घर से कौसर न्याजी उठा तो उसी घर में वापस आया, जिस घर, घर की जायदाद नहीं बड़ी ज्यादा, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ। और ये सारे के सारे, ये आई है एमपीए स्कीम शुरू की थी जियाउल हक। जियाउल हक का पता नहीं करप्ट था कि नहीं, लेकिन करप्शन को पसंद बहुत करता था। उसको अच्छे लगते थे करप्ट लोग। तो कहते, जब ये इसका इसकी आइडियल मैं अब आपको बताऊं, एक चीफ सेक्रेटरी थे, उसकी पोस्टिंग होने वाली थी पंजाब में, बेनजीर ने पोस्टिंग करनी थी, 3 लोगों के नाम गए। एक बंदा जो था वो ब्रिगेडियर साहब थे, जिनको उन्होंने लगाया, ब्रिगेडियर सिविल में आए हुए थे। कहते ये चीफ सेक्रेटरी इसको लगा दे। तो सेक्रेटरी कैबिनेट एस्टेब्लिशमेंट उनका, आप मैडम ये क्यों लगा रहे हैं? उसने कहा ही इज करप्ट, दैट्स व्हाई ही इज प्लायबल। तो प्लायबिलिटी है ना, सो कि सो जो आपकी हमारी की जा सकती है। आपका जो मुशाहिदा है कि जो सीरियस करप्शन है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वो नवाज शरीफ के राइज से और ज़ियाउल हक के ज़माने से 1980 से शुरू हुई। उससे पहले उससे आप पहले। एक देखिए, मैं मोहम्मद हसन चट्टा साहब के पास बैठा हुआ था,
तो कह रहे थे कि जब तक हमारे पास 47 में आए हैं ना, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, इनके साइकिल भी नहीं होता था, MP MNS। तो हम उनको पार्लियामानी सेक्रेटरी वगैरह लगा के हम कहते कि यार इनका सब कुछ कर। आप मुझे बताएं ना, किसकी जायदादें बनी है उस दौरान? जुल्फकार अली भुट्टो के वो सारे के सारे, उसमें ये दोनों ने करप्शन लगा ली, जवाहर लाल ने पूरा कर कि उन्होंने धांधली की थी, ये किया था, वो किया था, फला व्हाइट पेपर बन गया। लेकिन करप्शन की एक इल्जाम लगता था, ये शाम के जलजले में इंटरनेशनल पहुंचे थे, खुद भुट्टो के ऊपर भी हम्म। करप्शन, जो फाइनेंशियल करप्शन और करप्शन फाइनेंशियल की हालत देखें। मैं आपको एक छोटी सी साथी मिसाल आपको देता हूँ। एमपीए फंड शुरू हुआ। एमपीए फंड में इन्होंने कहा कि जी बिल्डिंग बनाओ। एक हमारे यहाँ बकायदा जर्नलिस्ट है हमारे, ये बड़े कमाल के लोग हैं। इनसे जो इनकी बांसुरी है बकायदा, इनके पीछे फूक लगाओ वैसे ही इनके बोलेंगे। इनको कहा गया कि ये गैर तरक्याती अखराजात बहुत हैं, गैर तरक्याती अखराजात। अब गैर तरक्याती और तरक्याती का बैलेंस होता है बजट के अंदर। हम्म। हुआ एक, उन्होंने एमपीएस ने कहा जी एक अपना डिस्पेंसरी बनाओ, हम्म। उसके बाद एक जनाब स्कूल बनाओ, बनाओ एक जनाब इंडस्ट्रियल होम बनाओ, ये तीन फैशन बन गए। हम्म। अब मैं जब हेल्थ में आया 1994 में, तो मुझे 500 डिस्पेंसरियां विरसे में मिली जो बना के चले गए होते हैं मैंने। हम्म। अकॉर्डिंग टू दी नॉन डेवलपमेंट बजट मैं सिर्फ 35 डिस्पेंसरी को साल में स्टाफ दे सकता था और दवाई दे सकता था। आखिरी को मिलनी थी 9 साल बाद। तो हम्म। 9 साल बाद ना खिड़की रहनी थी ना दरवाजे रहने थे, लेकिन सारा बजट जो था, और बकायदा बोलियां लगती थी। लोकल गवर्नमेंट 25% दे रहा है, CNW 22% दे रहा है। अच्छा महकमे वाला खुद बनाए तो कहते हैं हम 30% कमीशन लेंगे। ये जो करप्शन शुरू हुई है, और इस करप्शन के अंदर एक, मैं जो 1991 का मैंने बजट बनाया था NSA वार्ड वाला, मैं वॉज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हमारा पहला सरप्लस बजट था 6.1 बिलियन का जो था, उसका बेंचमार्क था। तो हमने इनको कहा स्कीमें, उन्होंने कहा स्कीमें दो, MNA इनके स्कीमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर बात है वो पता होना चाहिए ना क्या करना है क्या। जैसे अभी सऊदी अरब में जलील हुए हैं, मोहम्मद सलमान ने कहा कि जी मैं $20 अरब लेके आता हूँ, वो ब्यूरोक्रेट के वो दो दो कागज की स्कीमें लेके चले गए। उन्होंने कहा ये इन्वेस्टमेंट होती है, वापस चले गए। तो मैंने कहा आखिर में मैं तंग आ गया मीटिंग के अंदर। हम्म। मैंने कहा आप ऐसा करें कि मुझे अपने अकाउंट नंबर दे दें, मैं आपके अंदर पैसे भर उसमें वो कर देता हूं। तो वो तो स्कीम ही नहीं है, क्योंकि हम्म। पोटेंशियल भी होता है ना किसी डेवलपमेंट काम का। उस जियाउल हक की करप्शन से अब शुरू हुआ, फिर इन्होंने बैंक्स का, हम्म। फिर जो बैंक्स के अंदर से उन्होंने फिर वो की है, उसके अंदर उसको पैसा ज्यादा बहुत होता हम्म। था फिर। अच्छा, अब इसको वाइंडिंग अप द डिस्कशन, जी जी बिल्कुल। आपने 1950 से जब कहानी शुरू की और 1970 से 1969 से आप पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं। अब इस वक्त जो हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना, 27वीं आईनी तरमीम, फील्ड मार्शल फॉर लाइफ, आसिफ अली जरदारी इम्यूनिटी नहीं, ये सारा कुछ अभी स्टेज पे कर रहे हैं। ये क्या सोच के कर रहे हैं, इनकी असम्पशंस क्या है और होना क्या है? सर हमारे यहाँ कोई सोच के नहीं करता। टेम्पररी ऑर्डर्स होते हैं और पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। ये आप अगर पूरी पढ़ ना स्कीम, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा फिक्रा लिखा जा सकता है जो तानसेन का है। खेलन को मांगे चांद, क्या? खेलन को मांगे चांद, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। खेलन को मांगे चांद, खेलने को चांद, चांद चाहिए। खेलन को मांगे चांद, मुझे चांद चाहिए। हाँ। हुआ यह था ना कि जब जहांगीर पैदा हुआ है ना, तो तानसेन ने एक सुर बनाया था राग दरबारी। हम्म। उस राग दरबारी में यह था कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, खेलने को चांद ना, चांद ला के दो ना फिर उसको। हम्म। हम्म। यही सीधे ला के दो, चांद लाना है बस, खत्म, दैट्स ऑल। हम्म। वो ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी, आप मुझे सिर्फ ये बताएं। फिर साहब कभी जिंदगी के अंदर ये अश्योरेंस की जा सकती है कि फला बंदा जो है फॉर द लाइफ टाइम इम्यूनिटी की सूरत हाल में जाएगा, हम्म। और आइंदा दुनिया नहीं बदलेगी, ये हम्म। लोग नहीं बदलेंगे। हम्म। आप अपने हिसाब से उसको किया करें। हम्म। फिर आपने जो डैमेज कर दिया है आपके अदालती निजाम का, मतलब पता है क्या है? ये डैमेज हुआ है बड़े छोटे लेवल पे, ये पहले कभी नहीं होता था। अयूब खान के जमाने में मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रहती थी सिर्फ गवर्नर हाउसेस के लेवल, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, या कुछ थोड़ा। जियाउल हक के जमाने में भी यहीं तक रहे, काम लेते थे सिविल ब्यूरोक्रेसी से। नहीं, जो अब हशर हुआ है ये जियाउल हक के जमाने में नहीं हुआ। नहीं सर नहीं, सिविल। फिर मुशर्रफ के जमाने में शुरू हुआ था ये। मुशर्रफ के जमाने में इन्होंने बनानी शुरू की थी मॉनिटरिंग टीमें। हर उसमें एक कर्नल को लगा दिया हम्म। कि तुम जॉब मॉनिटरिंग टीम करोगे। मुझे बुलाया उन्होंने कि आप इनको, ट्रेनिंग शुरू हुई ना, पहले तो उनका ट्रेनिंग होती है ना, मजदूर सारे सीरियस बहुत होते हैं काम करने के लिए, हर चीज। तो मुझे कहा जी आप रेवेन्यू सिखा दें।
तो वो कोर्ट कमांडर साहब ने मुझे कहा कि आप इनको मैंने 2 घंटे लगाए, 2 घंटे मुझे मिले, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मैं पहुंच गया, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो मुझे कहते हैं कैसा रहा, मैंने कहा मैं जो मेरे बस में था, कहते हैं आप आपने इसको पटवारी की हरामजादियां बता दी हैं इनको। मैंने कहा जी 20 साल मेरी नौकरी हो हम्म। गई, अब मुझे नहीं पता चली, हम्म। आप कहते हैं मैं 2 घंटे में समझा दूं इनको। हम्म। इनको 5-5 साल लगते हैं फाइल पढ़ने के लिए, हम्म। समझने के लिए। सियासतदान को तो समझ ही नहीं आती, मर जाता उसको नहीं पता था फाइल में क्या लिखा हो। हम्म। ये जो सूरत थी, तो उसके अंदर हुआ ये कि ये बदनाम हो गए खासे। यानी आप सोचे कि रेलवे के टिकट घर के ऊपर भी एक सिपाही खड़ा होता था। आज वो खड़ा होता है सिपाही, तो उसको कहते हैं उसका रिश्तेदार, "ओ यार मेरी 2 टिकटें तो ले आओ, उधर तेरी ड्यूटी लगी हुई है।" वो उसने जाना शुरू। अब वो सारे का सारा सारा पता खत्म हो गया। हम्म। वो इमेज खत्म हो जाता है ना जब आप इस तरह होते हैं। तो फिर जाल आपने वापस ले लिया, उसने एक टैक्स की शुरू की थी रजिस्ट्रेशन, मुल्तान के अंदर मसला बन गया। अब तो ये उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसी। सो ये बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान का जो रियासत का ढांचा है उसे कभी भी अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए इतनी बुरी तरह से मजरू या डिस्टेबलाइज या तोड़ा नहीं गया। अब जबकि उसकी एक रियासत वजह का है। सारा ढांचा टूट गया है, तो ये नए कवानीन बना के अपने लिए स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, ये नहीं हो चलेगा? सकते, नहीं हो सकते सर। मैं बताऊं आपको, यो एक सेशन जज है ना, हम्म। जब उससे कहते हैं ना आपके फलां और या मकबूल जान की तो जमानत तुमने नहीं लेनी, हम्म। जब एक डिप्टी कमिश्नर से कहते हैं ना कि उसको, और एफआईए वाले कहते हैं कि तुम उठा के लेके जाओ, हम्म। कहते हैं कि भाई मैं एक बंदे के लिए नाजायज काम कर, ये पापी पेड़ मेरा जो लगा हुआ है, मेरी औलाद है, मैं उसके लिए क्यों ना करूं। हम्म। तो फिर वो नारकोटिक्स वाले से पैसा लेता है वो बाकी। जिन 6 बंदों ने मुझे एफआईए वालों ने उठाया था आके, बाकी सारे तो उनके साथ थे, वो सारे आज जेल में हैं। वो सारे जेल में, डिफरेंट तीसरी पर चार्ज। लड़ाई होगी, बूटी का, बूटी पर लड़ाई होगी। सरफराज जो था वो, सरफराज के साथ तो हालत ये हुई थी कि जब मुझे पकड़ के लेके गए तो मैं बैठा हुआ था, तो मेरे जो मुलाजिम थे ना, तो एडिटिंग जैसे आपके भी होंगे, एडिटिंग करते थे वो, तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है, इसके इनको इन पे छापा मारो, इनको पकड़ो। तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम बेल फॉर रेस्ट करा लेना। मेरे सामने उसने, हालांकि मैं अपने तो खुफिया माथे, अगर वो बच्चे बेल फॉर रेस्ट करके आए तो उनको ना किसी और केस में पकड़ लेना। और पकड़ा उन्होंने, वो बेचारे मुलाजम लोग, वो उनका, और मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो भी जेल में है जो एसएचओ जिसने मुझे पकड़ा था, आके घर में आके उसने रात के वक्त चीजें उठा, वो भी वजह क्या हुई, एक बंदा ऐसा चला गया डिक्की भाई इनके पास, डिक्की भाई के डिक्की भाई, और तो ये डिकी उसने, भाई के केस में पकड़े गए हैं सारे? और सारे वो थे जो मुझे पकड़ के ले गए थे। मकाफात अमल का तस्वर। उसी उसी लॉकअप में है जहां मैं रखा गया था, जहां 21 लोग थे, 10 बजे 8 के घर, वहीं उसी में ही ठहरे। अच्छा, आप गुज़िश्ता 2-3 सालों में कितनी दफा गिरफ्तार हुए हैं? मैं 2 दफा गिरफ्तार हूं। एक दफा एक दफा मे तो, 9th में? एक दफा मैं अबडक्ट हुआ था, गिरफ्तार नहीं हुआ था। नहीं, दूसरी मे दफा 9th के बाद भी आपको पकड़ लिया गया था? जी मे 9th के बाद भी तो आपको पकड़ लिया था? जी, मैं 12 को, मैं 12 अंक क्या नाम है, पकड़ा गया। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि वो चले, ठीक, हाँ। अच्छा, और दूसरी दफा आपको पकड़ा है अगस्त 2024 में? जी 21 अगस्त 2024 को, 3 महीने। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब आप आगे क्या सूरत हाल देखते हैं पाकिस्तान की? सर आगे पाकिस्तान में इकबाल का एक वाकया है बड़ा जबरदस्त, वो मुझे तो वो नजर आता है। अल्लामा इकबाल जो थे ना, वो एक दफा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मेरे सवाल का जवाब जो है ना, वो एक मौलवी साहब, एक बुजुर्ग लेके आए हुए हैं वहां पर, दाता साहब की मस्जिद में। तो किस दिन जाना है, उनसे लेके आए। तो रोज इकबाल सुबह सवेरे उठते थे, दोस्तों में गपशप लगाते थे, हुक्का वक्का पीते थे, भूल जाते थे। तो दोस्त यारों के सुबह पहुंच जाते, नजीर न्याजी साहब और नदवी साहब सारे। एक दिन वो बंदा आया, उसने कहा तेरा साहब तो नहीं आएगा, अली बख्श को एक चिट दे गया। उस चिट पे फारसी का एक शेर लिखा हुआ था मौलाना रूम का, कि हर बिनाए कोना का बादा कुनत, अव्वला बुनियाद रा वीरा कुनत। अगर तुम चाहते हो कि इस इमारत को ठीक करना, तो पहले बुनियाद से इसको गिरा दो और नई इमारत बनाओ। पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन अब ऐसा नहीं है कि जिसको रिपेयर किया जा सके। रॉबर्ट फिस्क का आर्टिकल बहुत कमाल आर्टिकल था, ओपनिंग सेंटेंस था कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी हुई है कि अगर इसको ठीक करना चाहें तो समझ नहीं आती वेयर टू स्टार्ट। हम्म। वो मुबशर हसन साहब थे हमारे बुजुर्ग, आपको मिले होंगे आप उनसे, डॉक्टर मुबशर हसन जो है, वो भुट्टो वाले वजीर खजाना। हम्म। कहते पाकिस्तान में लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई है, इसको वॉच करो, गिरने दो, अगर इसको तुम रोकने की कोशिश करोगे तो इसके नीचे आ जाओ।
हम्म। सर आप देखें, आखिरी इंस्टीट्यूशन था ना हमारे पास पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज के अंदर जिस तरह की सूरत हाल ये हो गया, उसमें सबसे बड़ी ये चीज थी कि एक आदमी जो कि भर्ती होता था, उसको अपनी फौज की बात सारी की सारी कैरियर की प्लानिंग का पता होता था कि वो कब किस तरह कैसे चला जाए। अब उसको ये अंदाजा हो चुका है कि इफ यू आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, तो आपके हाथ में अगर 1500 1600 आ जाते हैं, MNA MPS जितने भी है, तो यू कैन स्टे फॉर फॉर लाइफ, लाइफ टाइम। बादशाह आ गई ना वापस। हम्म। अब वो जो अंग्रेज ने बादशाह सिस्टम निकाल के, मुगलों का निकाल के बीरबल जो है उसको तो, और जनाब जनाब मुला दो प्यादा ये नौ रतन है मरने तक रहेंगे। और सिपा सलार मेरा जो क्या नाम था मशहूर जो था, जो इसका भाई महारानी जन उसका ना जोधा भाई का भाई जो था, ये रहेगा मरने तक रहेगा। ये खत्म कर दिया था गोरे ने। टेन्योर है, 60 साल बाद घर चलो जाओगे तुम, सीएमसी लग जाओगे तुम, रिटायर लग जाओगे। ये पहले हमारे साथ हुआ था, पहले सिविल सर्विस के बाद हुई। अब ये खुद अपनी उसको गिरा रहे हैं, तुम क्या कह सकते। हम्म। तो चीज़ें बहुत गंभीर हैं। और बहुत गंभीर है। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। थैंक यू सो थैंक यू। मच। आई ग्रेटली अप्रिशिएट दिस, और आपसे बात भी होती रहेगी इंशाल्लाह।